हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का हमारे एकदम नीट पे जी सीरीज में, जहां पर अपन फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर थर्मोडायनामिक्स पर आ चुके हैं। आप सभी मेरे को जानते ही होंगे, मैं हूं अर्पित नेमा फ्रॉम फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है थर्मोडायनामिक, और इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम पहले स्टार्ट करेंगे थोड़े बेसिक टर्म से, जिसमें आपका जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, आपके जो बेसिक है वो एकदम क्लियर हो जाए। हम वहां से स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे 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 जैसे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अपन इस वाली वीडियो में वो नहीं पढ़ेंगे जिसमें तुमसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जो आते हैं वो थ्योरेटिकल आते हैं। तो याद रखिएगा कि आपका ये वाला जो वीडियो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके बेसिक पर्सपेक्टिव से और थ्योरेटिकल जो क्वेश्चंस आते हैं उसके पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो अपने जो नोट्स हैं और पेन कॉपी जो भी है उसको साथ में लेके बैठें और स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनामिक्स। सबसे पहले देखते हैं कि टॉपिक जो हैं कौन कौन से अपन कवर करेंगे इस वीडियो में। तो हमारे इस वीडियो में है क्या क्या, हमारे वीडियो में है थर्मोडायनामिक सिस्टम्स पढ़ेंगे, हम सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले, थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस, इंटरनल एनर्जी जिसमें हीट और वर्क्स है, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। तो ओवरऑल आपकी जो वीडियो है उसमें ये सारे का सारा जो चीजें है वो कवर होने वाला है। तो इंपॉर्टेंट मैं आपको मार्क कर देना चाहता हूँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो आप सभी जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक होता है। ठीक है, और उस आप सिस्टम के बिना यहां पर पहुंचेंगे ही नहीं। पूरे थर्मोडायनामिक में सिस्टम के बगैर बात ही नहीं होती है। और अगर आपके पास हीट और वर्क के बारे में आपने पढ़ लिया तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको ये पढ़ना है तो आपके पास क्या पता होना चाहिए, थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस के बारे में पता होना चाहिए। अब एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो आता है वर्क से। वर्क से आता है रिवर्सिबल इरिवर्सिबल से। तो ध्यान रखिएगा, जब मैं ये कराऊंगा तो अपने नोट्स जो हैं वो जरूर बनाएं और ध्यान देंगे, सिर्फ बोर्ड पर चैट पर नहीं। ठीक है, मेरे को पता है आज ज्यादा चैट पे ध्यान देते हैं, है ना। तो चलो बिना कुछ टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं, और फिर एट लास्ट वीडियो खत्म होने के बाद आप थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हो, फिर आप अपने एमसीक्यू वगैरह लगाते रहेंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से। तो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में इतना कुछ ज्यादा खास बात तो चीजें है नहीं। ठीक है, एकदम नॉर्मल सी डेफिनेशन है, आप इसका नाम तोड़ के ही बता सकते हो, बहुत ज्यादा ईजी है। देखो यहाँ पर क्या, यहाँ पर इसका नाम क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अपन ने स्टार्टिंग में ही देखा है। अच्छा, अपने कौन से वीडियो के हम क्या पढ़ रहे हैं, थर्मोडायनेमिक पढ़ रहे हैं। तो थर्मो, और यहाँ पे एक अगर इसका मैं उल्टा कर दूं तो डायनामिक होता है। डायनामिक, डायनामाइट मत समझ लेना, ठीक है। डायनामाइट अलग हो जाता है, डायनामिक अलग है। देखो तो यहाँ पर क्या, देखो थर्मो का मतलब होता है यहाँ पर हीट, ठीक है, और डायनामिक का मतलब होता है यहाँ पर मूवमेंट। मूवमेंट होता है इसका मतलब। आप ध्यान से सुनते चलना, ठीक है। मतलब थर्मोडायनामिक में अपन स्टडी क्या करते होंगे, हम पढ़ते हैं क्या, कन्वर्जन के बारे में, हीट से वर्क के बीच में और वर्क से या फिर हीट के बीच में। जब इसके बारे में तुम स्टडी करते हो तो वही अपना थर्मोडायनामिक होता है। ये पहले बोला जाता था। आज के समय में क्या होता है, आज के समय में होता है हमारा कि द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब कि अगर तुम्हें जमाने भर की कोई भी एनर्जी के बारे में अगर पढ़ना है तो वो तुम्हारा किस ब्रांच में आएगा साइंस के, वो थर्मोडायनामिक में आएगा। ठीक है, इसी चैप्टर में तुम पढ़ोगे हर एनर्जी, जैसा आपको जितने दिमाग में आ रही हो एनर्जी उतने टाइप की। जैसे कि आपके पास याद आ रही होगी आपको काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, हमने किस में पढ़ी थी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ी थी। पोटेंशियल एनर्जी हमने इसको भी उसमें ही पढ़ा था। ठीक है, इंटरनल एनर्जी तो आप यहां पर पढ़ोगे, तो इंटरनल एनर्जी यहाँ पर जितनी भी आपको याद आ रही है, न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, ये सब चीजों के बारे में जब स्टडी करते हैं तो वो अपन इस ब्रांच में करते हैं, इस चैप्टर में करते हैं। तो बस यही रोल है आपका किसका, थर्मोडायनामिक का। लेकिन अब याद रखना, इसमें कुछ कुछ एकदम ही बेसिक टर्म है तो जिसके बारे में अपन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर अब आपका काम आ चुका है पेन और कॉपी लेके। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें एकदम चीजें है क्या क्या। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो एकदम बेसिक थर्मोडायनामिक जो टर्म है, दो चीज होती है तुम्हारी, एक तो सिस्टम, एक सराउंडिंग। अब ये सिस्टम सराउंडिंग क्या होता है इसके लिए समझना पड़ेगा। ठीक है, हम सबको पता है हम एक यूनिवर्स के अंदर है। ठीक है, अब अगर यूनिवर्स के अंदर है, मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये अपना सिस्टम है। अगर आप किसी चीज के बारे में स्टडी कर रहे हो, इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, तो वो आपके लिए सिस्टम हो जाएगा। जैसे कि आपके सभी के लिए मैं एक एग्जांपल लेके आया हूं कि मैं क्या करूं, अगर मैं इस वाटर ग्लास में, ठीक है, इस वाटर ग्लास में मैं स्टडी कर रहा हूं डिसोल्यूशन, मतलब मैं शक्कर मिला के देख रहा हूं।
ठीक है, तो ये कैसे मिल रही होगी? तो अगर मैं यहाँ पे क्या देखूं, मैं भी एक केमिकल रिएक्शन ही देख रहा हूं एक टाइप की, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा भाई, ये मिलेगी धीरे 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 मिलेगी। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक चीज के ऊपर स्टडी कर रहा हूं, तो ये जो मेरे लिए हो गया, ये मेरे लिए सिस्टम हो गया। ठीक है, अब इस ग्लास, इस वाटर और इस शुगर के अलावा मेरे पास जितनी भी सारी चीजें हैं, बोर्ड हो गया, जो अपना पेन है वो हो गया, कॉपी किताब जो भी चीजें हैं, वो सब मेरे लिए क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। समझ पाए? जिस चीज के ऊपर स्टडी चल रही है वो हो गया सिस्टम, और बाकी सारी चीजें जो हो गई वो हो गई सराउंडिंग। जिस चीज पे आप वर्क कर रहे हो वो हो गया सिस्टम। समझ में आ गया? ठीक है, तो अपन इसको एग्जाम्पल के तौर पे अपन क्या देख सकते हैं, जैसे कि अपन ने एक तो देख ही लिया, एक और देख लो। अगर सिस्टम को मैं बताना चाहूं कि एक अगर बीकर है, ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है, यहां पर एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को अपन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर एक मान लो बेस है, यहां पे अपन क्या कर रहे हैं, यहां से पिपेट से आप देते जा रहे हो चीजें। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अपन कर रहे हैं यहां पे। तो अब देखो ऐसी कुछ दिखता ना पिपेट, उम्मीद है आप सभी कभी ना कभी तो लाइब्रेरी गए, वहां अपने लैब गए होगे, एप्रन पहना होगा, है ना? ठीक है, तो वहां पे आपको देखेगा पिपेट क्या होता है, बीकर क्या होता है। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या हो रहा होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है। मान लेते हैं एक है आपका NaOH और यहां पर HCl के बीच में क्या हो रही है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप क्या कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, अब जो आप इस रिएक्शन पर या फिर इस इंस्ट्रूमेंट पर वर्क कर रहे हो, इस रिएक्शन पर सिर्फ ध्यान है आपका, तो NaOH और HCl आपके लिए क्या हो गया, सिस्टम हो गया। ठीक है, तो आप जिसके भी ऊपर वर्क करते हो, ठीक है, जिसके भी ऊपर आप वर्क करते हो, उस पे इन्वेस्टिगेट करते हो, तो वो क्या हो जाएगा, आपका वर्क हो जाएगा, मतलब आपका सिस्टम हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? जैसे कि आप सभी को दिख रहा है, जितने भी मार्वल देखते होंगे, मूवी देखते होंगे, यहां पर आपको टोनी स्टार्क दिख रहे हैं, वो किसी एक चीज पर क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो वो उसके लिए, उनके लिए वो क्या हो गया, सिस्टम हो गया। बाकी जो उनका आपका जो टावर था वो सब उसका क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। जो बिल्डिंग में वो रहते हैं वो सराउंडिंग हो गई। ठीक है, तो देखो अब सराउंडिंग की क्या डेफिनेशन बोल सकता हूं मैं, कि अदर देन या फिर यहां पे क्या बोलूंगा, सिस्टम को हटा दो। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखूंगा अदर देन सिस्टम, अदर देन सिस्टम क्या हो जाएगा, बाकी का आपका वो सराउंडिंग हो जाएगा, वही सराउंडिंग हो जाएगा। समझ पाए? ठीक है, मतलब कि अगर इस बीकर, इस HCl, इस NaOH की बाहर की दुनिया होगी मेरे लिए, वो क्या होगी, सराउंडिंग होगी। जैसे मैंने अभी जो ग्लास पकड़ा था, वो जो भी था वो क्या हो गया, वो सराउंडिंग हो गया मेरे लिए। क्लियर है? ठीक है, तो मैं इस यहां पे बोल सकता हूं कि अगर मैं सिस्टम को हटा दूं तो सराउंडिंग हो जाएगा। अब एक और आपको क्या मिलेगा, वहां पे एक टर्म मिलता है, उसको अपन बोलते हैं यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या हो गया, यूनिवर्स मतलब जहां पर ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं, जहां पर सराउंडिंग भी साथ में प्रेजेंट है और सिस्टम भी साथ में प्रेजेंट है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, यहां पर जो आपका यूनिवर्स होता है, जो आपका यूनिवर्स होता है, उसको मैं लिख सकता हूं सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। ठीक है, वो क्या हो जाएगा मेरे लिए, वही हो जाएगा यूनिवर्स। समझ गए? ठीक है, तो इसको ही बोलते हैं हम मल्टीवर्स, यूनिवर्स। ठीक है, यही होता है अपना यूनिवर्स, जहां पर आप काम कर रहे हो और आपके आजू बाजू चीजें जिस पे आप काम नहीं कर रहे हो वो भी प्रेजेंट है। समझ में आ गया? जैसे कि एक और एग्जांपल, आप यहाँ पे काम कर रहे हो, ठीक है, चलो आप यहाँ पर ऐसे 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 करके काम कर रहे हो, ठीक है, आप मस्त आराम से बैठो, बाकी के जो आपके जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, जो नदियां तालाब हैं, वो सब आपके लिए क्या हो गया, ये सब आपके लिए हो गया बेटा सराउंडिंग, ये सब आपके लिए हो गया सराउंडिंग। बाकी का ये जो बीकर है आपके लिए ये हो गया सिस्टम। चलिए, अब इसके ज्यादा अपन रिपीट नहीं करते, मेरे ख्याल से बहुत इजी है, ये समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखो, अगर मैं स्टडी कर रहा हूं एनर्जी के बारे में, वर्क के बारे में, हीट के एक्सचेंज के बारे में, तो मुझे कम से कम एक ट्रैक तो होना चाहिए, एक चीज तो पता होना चाहिए कि भैया इसके अंदर इतनी एनर्जी है, सराउंडिंग में इतनी एनर्जी। समझ पा रहे हो ना? ठीक है, अगर मुझे इसके बारे में पता है कि बीकर में इतनी एनर्जी बन रही है और बाहर इतनी एनर्जी है, तो कम से कम मेरे पास ट्रैक है ना कि मेरे सिस्टम में इतनी एनर्जी है, मतलब मेरे पास डाटा है कि सिस्टम में इतनी एनर्जी है, सराउंडिंग में इतनी एनर्जी है। ठीक है, तो हमें इस चीज के लिए क्या जरूरत है, उन सबको डिफरेंशिएट करने की जरूरत है, मतलब उन दोनों के बीच में एक बाउंड्री होनी चाहिए। समझ में आ गया? ठीक है, ध्यान से सुनना कि ये एक आपके पास जो बीकर है, ठीक है, यहां पर मैं आपको बताता हूं कि मेरे पास मान लो एक बीकर है, ये आपके पास बीकर आ गया। ठीक है, तो चलिए मैं अब आपको बताता हूं कि अगर मैं इसको हटा दूं, ये वाला भी मैं हटा दूं, ठीक है, ध्यान से देखते रहना, ये जो बीकर है,
ठीक है, ये बीकर है, ठीक है, आपके पास ये क्या हो गया मेरे लिए, सिस्टम हो गया, इसके अंदर का जो भी हो गया वो मेरे लिए सिस्टम हो गया, और इसके जो बाहर है वो क्या हो गया मेरे लिए, सराउंडिंग हो गया। ठीक है, तो अगर मुझे पता करना है कि इसमें से कितना मैटर निकल गया, कितना मैटर निकल गया, कितना इसमें से एनर्जी आई या फिर चली गई, ठीक है, तो मेरे लिए क्या होना चाहिए, इन दोनों के बीच में, सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में एक ऐसी इमेजिनरी लाइन होना चाहिए, या फिर मैं बोलूं एक यहां पर बीच में, यहां पर एक भाग होना चाहिए, मतलब मैं क्या बोलूं, पार्ट होना चाहिए जो दोनों को डिफरेंशिएट कर पाए, उसको ही हम क्या बोलते हैं, बाउंड्रीज, उसको ही हम बोलते हैं बाउंड्रीज। समझ में आ गया, उसको ही हम बोलते हैं बाउंड्री। क्लियर, समझ में आ गया, मतलब क्या है, अगर मुझे दोनों को स्प्लिट करना है, इंडिविजुअली स्टडी करना है, सिस्टम को अलग स्टडी करना है, सराउंडिंग को अलग स्टडी करना है, तो भाई दोनों को डिफरेंशिएट करना जरूरी है, सेपरेट करना जरूरी है। तो आप सेपरेट किससे करोगे, एक इमेजिनरी लाइन से, इमेजिनरी लाइन को ही क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं। अब हो गया क्लियर, समझ में आ गया, तो मैं ये समझाना चाह रहा था। क्लियर, ठीक है, चलो, तो यहां पर अपन ने क्या क्या देखा, सिस्टम देखा, सराउंडिंग देखा और बाउंड्री देखा। तो एक बार अपन लास्ट में सब चीजों को एक बार और लिख लेते हैं कि अपन ने क्या क्या देखा। सिस्टम जिस पर आप क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, सिस्टम जिस पे आप क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, ठीक है। जिस पर आप वर्क नहीं कर रहे हो, मतलब जो आपका क्या है, अदर देन सिस्टम है, अदर देन जो आपका क्या है, सिस्टम है, वो क्या हो जाएगा, सराउंडिंग हो जाएगा। दोनों को मिला दोगे, अगर आपका पास सिस्टम प्लस सराउंडिंग अगर आप कर दोगे तो क्या बन जाएगा, वो यूनिवर्स बन जाएगा। मतलब इसमें ही तो आप प्रेजेंट हो ना, इसके अंदर ही तो होगे। चलो, अब अगर मुझे इसको इंडिविजुअल स्टडी करना है सिस्टम को, तो इन दोनों के बीच में एक क्या होना चाहिए, एक लाइन होनी चाहिए जो दोनों को डिफरेंशिएट कर पाए कि ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग है, ठीक है। तो उन ही लाइन को क्या बोलते हैं, उन ही लाइन को अपन बोलते हैं बाउंड्री, बाउंड्री बोलते हैं उनको, ठीक है, उसको ही हम बोलते हैं बाउंड्री। ये हमारा सिस्टम, ये हमारा सराउंडिंग, खत्म। ठीक है, तो बस हमको ये सब जानना था। अब थोड़े कुछ और हैं चीजें, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सिस्टम के बारे में ज्यादा बातें करेंगे, सराउंडिंग तो अपन करते ही रहते हैं। चलो, अब अपने जो सिस्टम है वो कुछ टाइप के होते हैं, कुछ यहाँ पर क्या है, उनमें डिवाइडेड है, वो कैटेगरी में डिवाइडेड है। अब वो क्या क्या है, मैंने पहले से आपको नाम नहीं बताया, क्योंकि मैं धीरे धीरे चीजें बताऊंगा। देखो यहाँ पर एक आपको बीकर है, ठीक है, ये अभी ओपन बीकर है, ठीक है, ये अभी अपना ओपन बीकर है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि अगर मैं इसको हीट करूं, अगर मैं इसको हीट कर रहा हूं, तो ये जो मॉलिक्यूल है वो धीरे धीरे उठ के बाहर हो जाएंगे, क्योंकि ओपन है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल सुन लो, अगर मान लो CaCO3 है, CaCO3 इसके अंदर है, मैंने इसको अगर हीट कर दिया तो ये क्या बनाएगा, देखो CaO प्लस CO2 बाहर निकल जाएगा, CO2 बाहर निकल जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि कुछ मास बाहर निकल रहा है, कुछ मास क्या हो रहा है, वो देखो यहां पर क्या हो रहा है, मास का लॉस हो रहा है। मतलब यहां पर हम बोल सकते हैं कि यहां पर हमारे मास का क्या होगा, लॉस होगा, मतलब मैटर का लॉस होगा। क्लियर हो गया, ठीक, यहां पर हमारा मास लॉस हो रहा है। अब देखो, क्योंकि मास लूज हो रहा है, क्या ये आपस में सराउंडिंग से, ये सिस्टम हो गया पूरा जिस पर अपन वर्क कर रहे हैं, बाकी का सराउंडिंग हो गया, क्या ये सिस्टम सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज करेगा, बिल्कुल करेगा। तो यहां पर क्या होगा, हीट का एक्सचेंज भी होगा, हीट का एक्सचेंज भी होगा, ठीक है। तो ये एक चीज होती है, जैसे कि आपको सभी को मैं एक एग्जांपल बता देता हूं, ध्यान से देखते रहना। देखो, ये आपके पास मैंने अभी आपको बताया था एक एग्जांपल में, ये ठीक है, ये अभी ओपन है, ये अभी क्या है, आपका ओपन है। अगर मैं इसको हीट करूं, अगर मैं इसको हीट करूं तो ये ग्लास क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा गर्म। और अगर ये गर्म हो गया तो एक टाइम के बाद क्या होगा, ये वापस जो है अपने आप को ठंडा करेगा। ठंडा कैसे करेगा, वो अपनी ग्लास के जो अंदर जो वाटर होगा जो गर्म हो चुका है, वो उसका क्या करेगा, हीट को एक्सचेंज करेगा बाहर वाले सराउंडिंग से। समझ पा रहे हो, बाहर वाले सराउंडिंग से एक्सचेंज करेगा। तो वहां पर क्या हो रहा है, देखो हीट का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, हीट एक्सचेंज हो रही है। क्लियर। अब देखो, अगर मैंने इसको गर्म किया तो मुझे यहां से भाप निकलती दिखेगी, स्टीम बनेगा, इसका वेपर बनेगा ये, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, यहां पर अगर मैं यहां पे वाटर लूं, ठीक है, एग्जांपल के तौर पर, तो यहां से क्या निकलेगा, वाटर निकलेंगी, ऐसे ऐसे वाटर का वेपर निकलेगा ना। तो मतलब 18 ग्राम जो है वो हमारा लॉस हो रहा है, वो जो मास है हमारा लॉस हो रहा है। क्लियर। चलो अब एक और एग्जांपल, ठीक, अगर मैं क्या करूं, ध्यान से देखना, अगर मैं क्या करूं, यही है
है ना। और अगर मैं अब इसको ऐसे ढांक दूं, ये ऐसे ढांक दूं, ठीक है, मैंने क्या किया, इसको ऐसे ढांक दिया, तो अब ये बताओ यहां से क्या मास का एक्सचेंज हो पाएगा? क्या यहां से मास का एक्सचेंज हो पाएगा? ठीक है, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ठीक है, ना मैटर एक्सचेंज होगा ना मास एक्सचेंज होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर यहां से वाटर वेपर निकला वो मेरे हाथ से टकराएगा और वापस क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा। स्टेट ऑफ मैटर पढ़ चुके हो, अब ये मत बोलना कंडेंस क्या होता है। ठीक है, अभी तक तो आपको पता होना चाहिए। तो देखो यहां पर अब चीजें क्या होने वाली है, आप सभी को यहां पे एक तरीके से बताता हूं। यहां पे जैसे ही ये वाटर का वेपर उठेगा, मान लो मेरा हाथ है, ये टकराएगा और ये वापस आ जाएगा, तो यहां पर क्या होगा, देखो जो मास का एक्सचेंज था, मतलब जो मास ट्रांसफर हो रहा था सराउंडिंग के साथ, वो क्या हो गया, देखो बेटा वो बंद हो गया। अब एक और एग्जांपल, ठीक है, अगर मैंने इसको हीट किया, अगर मैंने इसको हीट किया, वापस से एग्जांपल, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये गर्म होगा। ठीक है, अब ये गर्म होगा, सुनना अच्छे से, तो क्या ये वापस कुछ टाइम के बाद ठंडा होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहां पर ये क्या हो रहा है, ये अपना हीट का एक्सचेंज कर रहा है, हीट एक्सचेंज करेगा। अब ध्यान से सुनते चलना, ठीक है, समझ में आ गया? मतलब ये जो बीकर हैं आपके, ये सब सिस्टम है, और बाकी का जो इन्वायरमेंट आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है वो क्या है, आपका एक सराउंडिंग है। ठीक, अब सुनो अच्छे से, ठीक है, फिर से एक और एग्जांपल, फिर से उठा लो सर, चलो उठा लेते हैं, ये उठा लिया मैंने वापस से ग्लास। अब सुनो, अब मान लो ये अभी है नहीं, ठीक है, मगर मान लो ये थर्मस का है, ये थर्मस है, ठीक है, ऊपर से मैंने इसको क्लोज कर दिया और इसके अंदर अभी गर्म पानी है, एग्जाम्पल है भैया, समझ के चल लो। ठीक है, इसके अंदर अभी एक गर्म पानी है और ये थर्मस है ना। तो अगर मैं इसको ऐसे ढांक दूं तो मास का एक्सचेंज तो पहले ही बंद होगा, ये तो आप समझ ही चुके हो। ठीक है, देखो यहां से मास तो नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो क्या अब हीट का ट्रांसफर हो पाएगा? हीट का ट्रांसफर हो पाएगा? तो मैं बोलूंगा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर थर्मस है, थर्मस क्या करेगा, हीट का ट्रांसफर रोक देगा। आप सभी ने सुना होगा ना कि आपके जो भी है, अगर आपके पापा जो है, आपके जो मम्मी जो है वो जाते होंगे, ठीक है, या फिर आप कभी किसी से चाय मंगाते होंगे बाहर से, तो वो थर्मस के ग्लास में लेके आता है कि नहीं आता है? तो वो थर्मस के ग्लास में क्यों लेके आता है? जिसमें कि अगर आप 1 घंटे बाद भी पी रहे हो तो वो गर्म का गर्म ही रह जाए। मतलब वो क्या कर रहा है, यहां से हीट का एक्सचेंज को क्या कर रहा है, वो रोक रहा है। हीट का जो ट्रांसफर हो रहा है वो उसको क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है। समझ में आ गया? हीट का ट्रांसफर ब्लॉक कर रहा है, और ये आपका जो कंटेनर क्योंकि क्लोज है तो यहां पर क्या नहीं हो पा रहा है, ये आपका मास का ट्रांसफर भी नहीं हो पा रहा है, कुछ इस तरह वापस आ जाता है वो। ठीक है, तो अब सुनो, पहला चीज, ये जो पहला था इसको मैं बोलूंगा क्या, ओपन सिस्टम। समझ में आ गया? ओपन सिस्टम, क्योंकि सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, सराउंडिंग नहीं। ठीक है, ओपन सिस्टम जहां पे क्या हो रहा था, मास का ट्रांसफर भी हो रहा है, ठीक है, और हीट का ट्रांसफर भी हो रहा है या फिर एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, हीट जो है वो भी जा रही है, आना जाना चलते रह रहे हैं। अब यहां पे मैं बोलूं, इसको मैं क्या बोलूंगा, क्लोज सिस्टम। क्यों? क्योंकि यहां पर जो है, यहां पे मास का ट्रांसफर तो रुक गया, लेकिन हीट का ट्रांसफर अभी भी हो रहा है। क्लियर? अब सुनो मैं क्या करूं, अब अगर मैं इस वॉल को एकदम आइसोथर्म टाइप का बना दूं, थर्मल टाइप का बना दूं, जैसे आपका थर्मस है, तो वो क्या करेगा, वो हीट के एक्सचेंज को रोक देगा। सर ये तो हम समझ गए कि थर्मस में गर्म नहीं होता है, तो वो उनको बोलते क्या है, उन वॉल्स को क्या बोलते होंगे? ठीक है, तो चलो, अगर जिसके क्वेश्चन आया ये वाला दिमाग में, बहुत अच्छी बात है, तो इसको बोलते हैं बेटा एडियाबैटिक वॉल्स, एडियाबैटिक वॉल्स। ठीक है, इसको ही बोलते हैं एडियाबैटिक वॉल। समझ में आ गया? एडियाबैटिक, अगर जहां पर भी सुन लो तो समझ लेना जो हीट है वो क्या हो गई, जीरो हो गई। अब सर लेकिन आपने बोला कि हीट का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, लेकिन जब मैं वही चाय 2-3 घंटे बाद पीता हूं तो मुझे ठंडी मिलती है। तो मैंने ये नहीं कहा कि पूरी तरह जीरो होगा, पूरी तरह होगा, थोड़ा 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 करके क्या होता है, वहां पर जो हीट जो है वो ट्रांसफर होती है, थोड़ी थोड़ी करके। ठीक है, ऐसा नहीं है कि होगा ही नहीं, कि तुम आज तुमने चाय बनाई है तुम परसों पी रहे हो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो वहां पे थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन अपन थोड़े थोड़े को नेग्लिजिबल मानते हैं। ठीक है, एकदम स्मॉल क्वांटिटी में अगर चेंज होता है तो अपन क्या बोलते हैं, उसको नेग्लिजिबल बोलते हैं, बस। ठीक, अब सुनो, तो बाकी की जो 2 बॉल बची सर, जिसमें आपका क्या कर रहे थे, आप हीट का ट्रांसफर कर रहे थे, तो उसको क्या कहते हैं, तो उनको बोलते हैं डाई थर्मल वॉल। इसको क्या बोलते हैं, डाई
थर्मल वॉल, डायथर्मल वॉल्स। समझ गए? इसमें भी वॉल से एक्सचेंज हो रहा था, इसमें भी वॉल से एक्सचेंज हो रहा था, तो ओपन और क्लोज दोनों में क्या होगा आपका? डायथर्मल वॉल्स होगा। DTW लिख लेते हैं इसको। इसमें क्या होगा? एडियाबैटिक वॉल होगा। समझ में आ गया? एडियाबैटिक कंडीशन मतलब कि आपका जो चार्ज है, जो हीट है, वो जीरो हो गया। समझ में आ गया? तो आपको ऐसे ध्यान रखना है चीजें। क्लियर? ठीक है, तो ये आपका एकदम बेसिक सा टर्म था, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में ना आया हो, अभी मम्मी से या फिर आप खुद जाके, मम्मी को मत तंग करो, खुद जाके चाय बनाओ, चाय बनाओ, पतीला चढ़ाओ, चाय पत्ती जैसा आपको बनाना है, दूध वाला बनाना है, बिना दूध वाला, उसको बनाओ, और देखना वाटर वेपर निकलेगी, उसमें से जो भाप निकल रही है, और एक टाइम के बाद अगर तुमने गैस बंद नहीं किया, वो पूरा पानी सूख जाएगा। सूख जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वहां पर मास का पूरा एक्सचेंज हो गया, जितना पानी था सब उड़ गया। पानी का भी मास होता है कि नहीं होता, पता नहीं बात, वो पूरा उड़ गया। और वो उड़ गया तो क्या हो जाएगा? ओपन बंद कर दोगे तो क्या हो जाएगा? वो प्रेशर जनरेट कर देगा, एक टाइम के बाद वो फट जाएगा। तो क्योंकि क्या हो रहा था वहां पे? मास का एक्सचेंज नहीं हो पा रहा था, मास बढ़ गया, वहां पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो वो फट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एडियाबैटिक तो आप सभी थर्मस का एग्जांपल जानते हो। क्लियर? तो ये कुछ टर्म्स हैं सिस्टम के लेके। अब यहाँ पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं सिस्टम के बारे में। इतना लिखना चाहो इसको लिखो, फिर आगे चलते। चलिए, कुछ और टर्म है, 2 टर्म है, बहुत इजी वाले हैं। ठीक है, इसमें मत घबराना। आप देखो यहाँ पर क्या है, एक्सटेंसिव है और इंटेंसिव है। सिर्फ डेफिनेशन में ही समझ जाओगे। कैसे? यहां पर अगर एक्सटेंसिव है, उसका मतलब क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम विच डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी और साइज ऑफ मैटर। ध्यान से सुनो, ये क्या बोल रहा है? क्वांटिटी और साइज ऑफ मैटर के ऊपर वो डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरी और एग्जांपल अपन दूसरा भी पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम विच इज इंडिपेंडेंट ऑन द क्वांटिटी और यहां पर साइज ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट्स। मतलब कि क्या होता है? वो क्वांटिटी ऑफ सिस्टम या फिर साइज ऑफ मैटर जो भी प्रेजेंट है आपके सिस्टम के अंदर, उसके से क्या होता है? वो इंडिपेंडेंट होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि एग्जांपल, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी का नाम बताओ, ठीक है, जो कि डिपेंड करती है साइज पर, जो कि डिपेंड करती है साइज पर। सर, खुद उसका मास। ठीक है, तो देखो मास क्या है? वो भी साइज पर डिपेंड करता है। जो आपका वॉल्यूम है, ठीक है, ये तो खुद मास की बात हो गई, जो आपका वॉल्यूम है वो भी क्या डिपेंड करता है? साइज पर डिपेंड कर देता है। एग्जाम्पल सुन लो अच्छे से। ठीक है, अगर यहां पर आपके पास कुछ ऐसा एक कमरा है, ऐसा एक रूम है, अगर उसको मैं क्या करूं? बीच में से डिवाइड कर दूं, बीच में से डिवाइड कर दूं, तो क्या वो पहले जैसा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो वॉल्यूम है वो एकदम हाफ हो गया। मान लो यहां पर आपका ये क्या है? रेक्टेंगल है, ये कितना है? 15 सेंटीमीटर का है। लेकिन अगर उसको मैं बीच में से डिवाइड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? एक साइड 15/2, दूसरे साइड 15/2। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, हाफ हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा होगा क्या? ऐसा हुआ कि इस साइड 15 हो गया, उस साइड 15 हो गया। ऐसा हुआ? नहीं हुआ। तो इसको क्या बोलेंगे कि ये डिपेंड किसके पर रहा है? साइज ऑफ मैटर पे ये डिपेंड करता है। इसको बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर? समझ में आएगा? चलो अब एक एग्जांपल और यहां पर अब दूसरे का देख लेते हैं। ये जो है ये क्या होता है? साइज ऑफ मैटर पर इंडिपेंडेंट होता है। मतलब इसको साइज आई से फर्क नहीं पड़ता, वो हर जगह सेम ही रहेगा। ठीक है, वो जैसे कि एग्जांपल बताते हैं। आप सभी के जो दोस्त होते होंगे, ठीक है, आप सभी जब कहीं पर घूमने जाते होंगे तो वो अपना औहदा या फिर अपना स्टैंडर्ड बढ़ाने की कोशिश करते हैं, या फिर अपने आप को वो पुश करते हैं। ठीक है, जो वो पुश कर रहे हैं मतलब क्या? वो ओरिजिनल तो वो है नहीं, लेकिन अपने आप को वो जानबूझ के बड़ा दिखा रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका? वो एक्सटेंसिव हो जाएगा। समझ में आ गया? वो डिपेंड करते हैं कि वो किस सराउंडिंग में खड़े हैं। समझ गए? ठीक, अब सुनो, इंटेंसिव का मतलब कि आप जैसे हो आपको फर्क नहीं पड़ता सामने वाला कैसा है, आप जैसे हो आप वैसा आप उसके सामने प्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? इंटेंसिव हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि इंट्रोवर्ट लोग, जैसे कि आपके एक्सट्रोवर्ट लोग। एक्सट्रोवर्ट लोग बहुत बोलते हैं, ठीक है, अपने आप को अलग अलग डिवाइड करते, अपने अलग अलग बताते हैं। तो ऐसे एग्जांपल से समझ लो। चलो अब यहां पर मैं बात करता हूं आपका किसके? इसके बारे में। जैसे कि मान लेते हैं एक कंटेनर है, ये 15 सेंटीमीटर लिया ना, तो एक काम करते हैं, यहां पर जो है ये 15 लीटर का एक कंटेनर है। ठीक है, वॉल्यूम में आ गया, यहां पे 15 लीटर का ये कंटेनर है। ध्यान से सुनते रहिएगा। ठीक है, इसके अंदर मैंने भरा है वाटर।
ठीक है, इसके अंदर मैंने भरा है वाटर। दो एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है, दो अपन एग्जाम्पल लेके चलेंगे। इसके अंदर मैंने भरा है वाटर, तो अब ये बताओ क्या इसकी डेंसिटी जो 1 होती है लगभग, डेंसिटी इस वाले पार्ट में अलग होगी और इस वाले पार्ट में अलग होगी। फिर से एक एग्जांपल सुन लो, फिर से इसको समझेंगे थोड़ा सा, देखो ध्यान से। अभी मैंने क्या किया है, इसको डिवाइड नहीं किया है। 15 लीटर का है, वाटर भरा था, डेंसिटी 1 आ रही थी जब मैंने डिवाइड नहीं किया, ठीक है। अब अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, ऐसे डिवाइड कर दिया, तो क्या इसकी जो डेंसिटी 1 थी अब वो 1/2 हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी? नहीं होगी ना, पानी तो पानी रहेगा ना, पानी तो पानी ही रहेगा, डेंसिटी भी उसकी उतनी की उतनी ही रहेगी। तो अपन क्या बोल सकते हैं, जो डेंसिटी है वो कौन सी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। वो कौन सी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। समझ में आ गया, ठीक है। जो क्या कर रही है, साइज ऑफ उसको, साइज ऑफ मैटर पे वो डिपेंड नहीं करती, वो इंडिपेंडेंट होती है। एक और एग्जांपल, अब ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर मैं बोलूं जो आपका यहां पर NaOH भी डला हुआ है इसके अंदर, इसका जो कंसंट्रेशन है वो 0.5 जो है वो मोलर है, मोलरिटी है, ठीक है, 0.5 मोलरिटी है। तो अब ये बताओ इसका जो कंसंट्रेशन है वो टोटल में भी कितना होगा, 15 लीटर में भी वो 0.5 क्या होगा, मोलर होगा। और अगर मैं 15 का आधा कर दूं, ठीक है, तब भी वो कितना होगा, 0.5 मोलर होगा। समझ पा रहे हो, ठीक है, मतलब कंसंट्रेशन भी चेंज नहीं हो रहा है। अब एग्जांपल सुनो अच्छे से, ठीक है, अब ये मत बोलना। अब देखो एग्जांपल देता हूं फिर से, चलो उसी से अपना काम बन जाएगा। ध्यान से देखो, यहां पर अपन ने जो मिलाया था इस ग्लास में, ठीक है, बार बार ग्लास लेके आ रहे हो सर आप ठीक है, देखो इस ग्लास में जो हमने शक्कर मिलाई थी वो छोटे से अमाउंट में मिलाई थी, ठीक है। जब मैंने छोटे से अमाउंट में मिलाई थी, अब वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गई है। तो अब अगर मैं इसका आधा किसी और को दे दूं और आधा मैं खुद पीऊं, तो क्या अलग अलग टेस्ट आएगा? नहीं आएगा ना, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, कंसंट्रेशन जो है वो भी क्या हो जाएगा, इंटेंसिव हो जाएगा। वो डिपेंड नहीं करता कि आप उसका आधा पार्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो पहले जैसा रहेगा। समझ में आ गया, ठीक है। तो वो हो गया आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर, समझ में आ गया, ठीक। अब देखो वॉल्यूम एक्सटेंसिव है हमारा, है ना, और यहां पर आपको बहुत सारी चीजें पता चल गई जो कि क्या है, यहां पर इंटेंसिव है। जैसे कि एग्जांपल और क्या क्या एग्जांपल है सर, आपने कंसंट्रेशन का बताया, और भी कुछ है क्या, डेंसिटी का बताया, ठीक है। और भी कुछ होता है क्या, बिल्कुल होते हैं, आपका विस्कोसिटी, आपका सरफेस टेंशन, आपके जितने भी सरफेस टेंशन है वो सारे के सारे क्या होते हैं, ये होते हैं आपके इंटेंसिव। ये सब का सब आपका होता है इंटेंसिव। क्लियर है, समझ में आ गया, मतलब वो चेंज हो सकता, चेंज नहीं हो सकता आगे टाइम पे। अब ध्यान से सुनना, अब अगर मैं दो चीजों को डिवाइड कर दूं, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो देखूं मैं, ठीक है, जैसे कि मास बाय वॉल्यूम, दो एक्सटेंसिव है ये, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो ये जो बनाते हैं इसका जो रेशियो होता है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, डेंसिटी। डेंसिटी क्या है अपना, देखो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। समझ में आ गया। तो ये वाला जो पॉइंट है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो क्योंकि ये कभी कभी आपसे पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है वो, कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो, मतलब रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का, ठीक है। तो वो क्या होता है आपका, इंटेंसिव होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी वाला चीज होता है, ठीक है। इंटेंटिव नहीं होता, इंटेंसिव होता है ठीक है, इंटेंसिव होता है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये अपने कुछ पॉइंट्स थे, ठीक है। अभी मैं आपको जल्दी से लिखवा दूंगा कि क्या क्या है, इतना लिखना चाहो इतना लिखो, फिर आगे चलते। देखो अब एक और इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है तुम्हारा, कौन सा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट है कि कौन सा एडिटिव होता है और कौन सा नॉन एडिटिव होता है। एडिटिव मतलब तो समझ गया होगा, मतलब जिसको अपन ऐड करके उसका टोटल निकाल सकते हैं, वो वाला, ठीक है। तो देखो आप जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है उनको एडिटिव बोल सकते हो, ठीक है, ये एडिटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, ये एडिटिव होती हैं। लेकिन जो आपकी इंटेंसिव है वो नॉन एडिटिव होती हैं, नॉन एडिटिव होती हैं, ये याद रखना बस। क्लियर, इसमें क्या क्या आता है, देखो इसमें मैंने बताया था अभी सब, टेम्परेचर भी आता है इसमें। क्यों, अगर एक कमरे का टेम्परेचर आपका मान लो 40 डिग्री है, ठीक है, तो अगर आप बीच में वॉल खड़ी कर दोगे तब भी क्या ऐसा थोड़ी रहेगा कि एक साइड, एक वॉल का 20 हो गया और एक साइड का 20 हो गया, ठीक है। समझ पाया ना मैंने क्या बोला। देखो यहां पर अगर एक आपका जो कमरा है इतना, ठीक है, उसका अगर मैंने पार्ट कर दिया, पहले जो टोटल टेम्परेचर था वो 40 डिग्री था,
अगर मैं इसमें से बीच में से एक वॉल खड़ी कर दूं तो क्या ऐसा होगा कि यहां पर 20 डिग्री हो गया, यहां पर 20 डिग्री हो गया? ऐसे तो लोग एसी की बिक्री ही बंद हो जाती अगर ऐसे हो रहा होता तो। ठीक है, तो इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि जो टेम्परेचर है वो भी क्या है, आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और आपका कौन सा एक प्रेशर जो है वो भी क्या है, आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है, ध्यान से सुनना। अभी तो नॉन एडिटिव एडिटिव समझाता हूं, फिर यहाँ पे क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आना चाहिए वो ये है कि प्रेशर नॉन एडिटिव कैसे हो सकता है। ठीक है, तो मैं वो आपको आगे बताता हूं। चलो देखो, एडिटिव प्रॉपर्टी कौन सी एक्सटेंसिव है, एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कि मास की बात करें, मास की बात कर लो, मास भी एडिटिव होता है और आपका वॉल्यूम भी एडिटिव होता है। मतलब कि क्या, आप ध्यान से समझेंगे एग्जाम्पल, वापस से एक एग्जाम्पल, मेरे पास दो चीजें हैं, ठीक है, आप भी देख सकते हो, पेन अगर आपका खोलने वाला है खोल लो। ठीक है, देखो ये वॉल्यूम, इसका भी कुछ वॉल्यूम होगा, दिख रहा है आपको, ठीक है, और इसका भी कुछ वॉल्यूम है, दोनों का कुछ ना कुछ वॉल्यूम है। तो मैं क्या कर सकता हूं, अगर मुझको टोटल वॉल्यूम निकालना है दोनों का, तो मैं दोनों को ऐसे करके ऐड कर सकता हूं। ठीक है, तो देखो इसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो गया, वो बढ़ गया वॉल्यूम। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं यहाँ पे, अब ये सिलेंड्रिकल है, अब मैथ्स वाले दिमाग लगा लेना थोड़ा सा, मैथ्स वाले होंगे नहीं यहाँ पे, फिजिक्स वाले सब, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच, बढ़ गया इसका टोटल, बढ़ गया ना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो वॉल्यूम होता है वो आपका क्या होता है, एडिटिव होता है। फिर से एक और एग्जांपल मान लेते हैं कि ये जो आपका ये जो पेन था ये आपका 2.5 ग्राम है, इतना तो नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा, 2.5 ग्राम है ये वाला, ठीक है, और ये भी 2.5 ग्राम है। तो अगर मुझे टोटल मास निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 2.5 प्लस 2.5 कितना हो गया, यहां पर 5 हो गया। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा कि हाँ मेरा मास भी क्या है, एडिटिव है। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये कुछ अपने एग्जाम्पल थे। तो यहां पर मास भी एडिटिव होता है और वॉल्यूम भी एडिटिव होता है। क्लियर, समझ में आ गया? अब इसमें चलते हैं, अब दिमाग लगाना, ठीक है, मजा आने वाला। देखो यहां पर एक चल रही है आपकी बस, ठीक है, या फिर रेलगाड़ी जैसे करना हो, यहां पर आपकी चल रही है एक बस, ये ऐसा ऐसा चल रहा है, ये चक्के लगे हुए हैं इसमें, ऐसा ऐसा, ठीक है। चलो यहां पर चल रही है आपकी बस, अब ध्यान से देखते रहना, इसमें बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो यहां पर अपन मान लेते हैं कि लगभग 10 प्यूपल, मतलब पर्सन चल रहे हैं, प्यूपल बोल रहा हूं, ठीक है, यहां पर 10 पर्सन है, 10 आदमी इसमें घूम रहे हैं। खुद सोचो 10 आदमी का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं 37 डिग्री सेल्सियस हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है, उम्मीद कर रहा हूं उसको बुखार नहीं होगा, ठीक है, तो इसका इतना है। तो अगर टेम्परेचर तुम्हारा एडिटिव होता तो ड्राइवर बेटा कभी भी बस, मतलब जो बस का जो कभी ड्राइवर आपको मिलता ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर एडिटिव होता तुम्हारा टेम्परेचर तो यहां पर देखो 37 इंटू 10 कितना हो गया, 370 डिग्री सेल्सियस। और अगर 370 हो जाता ना बस में तो पता नहीं क्या क्या हो जाता, समझ गए, रहना मुश्किल हो जाता। ठीक है, तो अपन को इस चीज से क्या पता चलता है कि यहां पर टेम्परेचर एडिटिव नहीं होता है, टेम्परेचर कोई भी एडिटिव नहीं होता, इस एग्जांपल से समझ गए ना। ठीक है, अब एक कमरा है, चलो बस छोड़ो, बस तो फिर ही तुम घूमोगे, तो अगर तुम लॉजिक लगाना चाहो तुम ये भी सोच सकते हो कि बस है, ठीक है, ओपन में घूम रही है तो वहां पर उसका ठंडा भी हो जाता होगा, वो सराउंडिंग से एक्सचेंज कर लेता होगा। तो नो, एक कमरा है बंद, ठीक है, 10 लोग सो रहे हैं उसके अंदर, तो 370 डिग्री हो जाएगा क्या, टेम्परेचर नहीं होगा ना, तो इसलिए। अब प्रेशर की बात करें तो प्रेशर कैसे एडिटिव नहीं होता है, प्रेशर तो हम एडिटिव मानते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनो कि अगर अपन कोई गैस की बात करें, ठीक है, गैस की बात करते हैं, ऐसा कंटेनर के अंदर ये गैस भरी हुई है, ये नंबर ऑफ गैसेस हैं, ठीक है, ये यहां पे प्रेशर लगाएगी, ये यहां पे प्रेशर लगाएगी, गैस क्या करेगी, नंबर ऑफ गैसेस प्रेशर लगाते हैं, नंबर ऑफ गैसेस, ठीक है, सिर्फ एक गैस की बात नहीं चल रही, तो एक का प्रेशर नहीं है, नंबर के कारण, नंबर ऑफ गैसेस के कारण ये एडिटिव की तरह बिहेव करती है। ठीक है, नंबर ऐड हो सकते हैं ना, नंबर तो ऐड होंगे, इसलिए ये क्या हो सकता है, ये एडिटिव आपका बिहेवियर शो करता है। इसलिए अपन का फॉर्मूला बहुत बड़ा लिखते हैं, P1 प्लस P2 यहां पर, या फिर पार्शियल निकालना रहता है तो अपन क्या लिखते हैं, P इज इक्वल टू लिखते हैं PA प्लस PB, ऐसे कुछ लिखते हैं टोटल के लिए। इसलिए करते हो तुम, क्योंकि वहां पर नंबर्स की बात होती है, नंबर्स ऑफ गैसेस प्रेशर लगा रही होती है और नंबर तो ऐड होते ही हैं, समझ गए, इसलिए अपन इसको बोल देते हैं। लेकिन ये नॉन एडिटिव टर्म यहाँ पे क्या आता है, ये इंटेंसिव टर्म में ये आता है। क्लियर हो गया?
ठीक है। तो यहां पर ये आपको कुछ एग्जांपल्स बताने थे आपको एडिटिव नॉन एडिटिव के, तो वो सब यही होते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। चलो अब अपन थोड़ा आगे चलते। चलो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को अपन पढ़ने के बाद अब अपन बात करते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम की। ठीक है, स्टेट ऑफ सिस्टम मतलब कि यहां पर सिर्फ ये बताता है कि पूरे रिएक्शंस के दौरान, पूरे आपकी कोई भी चीज आपकी प्रोसेस के दौरान आपका जो सिस्टम है वो कैसा है। ठीक है, मतलब अपन को सिर्फ ये बताना है कि भैया बिफोर कैसा सिस्टम था, ठीक है, और अभी आपका आफ्टर कैसा सिस्टम है। ठीक है, आफ्टर सिस्टम कैसा है ये बताना है। ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा कि अगर जो प्रोसेस हुई तो उसमें कुछ चेंज वगैरह आ गया, वेरिएशन वगैरह आ गया है। ठीक है, तो देखो अगर यहां पर कुछ वेरिएशन आता है तो वो हमें निकालना पड़ता है। समझ में आ गया। ठीक, तो हम ये मानते हैं कि आपका जो सिस्टम था वो बिफोर इक्विलिब्रियम पर, बिफोर इक्विलिब्रियम पर, ठीक है, और यहां पर आफ्टर इक्विलिब्रियम पर जो भी आया, जो भी वेरिएशन आई, ठीक है, वो अपन इस स्टेट ऑफ सिस्टम में अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल ले लेते हैं कि आप जो हैं अभी ट्यूशन से आए हैं। ठीक है, आप ट्यूशन अभी गए हुए हो, अब आपको वापस आना है। अब डिपेंड करता है कि आप पाथ कौन सा चूज करोगे। ठीक है, एक होता है इनिशियल पाथ। इनिशियल पाथ पे हम ये मानते हैं कि जब आपकी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट ही हो रही होती है। ठीक है, ये दो साइकिल हैं, ये दोनों साइकिल को आप मान लीजिए ये आपके जो दोनों साइकिल है वो क्या है, सिस्टम है। ठीक है, जब आपकी प्रोसेस स्टार्ट ही हो रही है, आप कोचिंग से छूटे ही हो, आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट जा सकते हो भाई, सीधे घर गए, ठीक है, और फिर वापस आ गए। सिर्फ आप ऐसा ही कर सकते हो, कर सकते हो ना ऐसे तो, लेकिन करते नहीं है। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर पहले कोई अंकल दिख गए तो रुक गए, कोई हमारे दोस्त लोग बैठे हैं तो रुक गए, कोई चल रहा है तो बात कर ली। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके जाते हैं। तो अब अपना जो स्टेट फंक्शन है वो क्या बताता है, ध्यान से सुनना। अगर आप सीधे गए तो हो सकता है तो भी आप में थोड़ा सा वेरिएशन आया होगा, सिस्टम में कुछ चेंज आया होगा, और अगर आपने डिफरेंट पाथ फॉलो किया तो हो सकता है तब भी आपकी एनर्जी में कुछ ना कुछ लॉस हुआ होगा, है कि नहीं, सही बोल रहा हूं मैं। ठीक है, तो जो वेरिएशन मिलता है हमको वही होता है तुम्हारा क्या, स्टेट ऑफ सिस्टम में अपन वो पढ़ते हैं। आपके लिए जो मेन है इस चैप्टर में वो है स्टेट फंक्शन। ठीक है, स्टेट फंक्शन क्या होता है, ध्यान से सुनना। स्टेट ऑफ फंक्शन पूरा का पूरा एक टॉपिक है, स्टेट फंक्शन उसमें एक अंदर उसका सब टॉपिक है। ठीक है, दो टाइप के होते हैं, पहले मैं बता देता हूं। एक होता है आपका स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन, ठीक है, और एक होता है आपका पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन। ठीक है, दो टाइप के आपके ऐसे होते हैं। क्या क्या होते हैं सर, देखो स्टेट फंक्शन सिर्फ डिपेंड करता है आपके इनिशियल, आपका इनिशियल पॉइंट पे, इनिशियल पॉइंट पर, और आपके फाइनल पॉइंट पर, एंड आपका किस पे, फाइनल पॉइंट पर, फाइनल यहां पर पॉइंट। फाइनल पॉइंट की जगह पे कई जगह पे आपको कई बुक में मिलेगा एंड पॉइंट। ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट पे सिर्फ डिपेंड करता है, तब अपन उसको क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन। समझ में आ गया। स्टेट फंक्शन में बहुत टाइप के आते हैं, जैसे कि आपका डेल एच, ठीक है, आपका डेल एच, यहां पर आपका डेल जी, डेल पी, डेल टी और डेल एस। ये सारी की सारी चीजें क्या है सर, ये है हमारी एंथैल्पी, ये होती है हमारी एंथैल्पी। ठीक है, ये हमारा क्या है, फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी। तो ठीक है, इन सबको मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, तो आपको सही से समझ में भी आ जाएगा। तो अपना ये सब होता है। अब पाथ फंक्शन क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं, फिर मैं आपको ये एग्जांपल से बताता हूं। पाथ फंक्शन वो होता है जो कि पूरे पाथ पर डिपेंड करे। ठीक है, क्यों डिपेंड कर सकता है, क्योंकि हो सकता है जब ये बंदा जो था अपना सेकंड वाला, जब वो यहां से चला, ये इधर से चला, तो वो कुछ ना कुछ क्या करके चलाओ, लॉस करके चलाओ। तो जब पूरे पाथ पर डिपेंड करे, ठीक है, आपका क्या पूरा जो फंक्शन है थर्मोडायनेमिक, इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। ठीक है, ये जब आपका पूरा का पूरा प्रोसेस जो है या फिर एक जो वेरिएबल है पूरी की पूरी पाथ पर डिपेंड करे तो उसको हम बोलते हैं पाथ फंक्शन। ठीक है, यहां पर क्या बोलेगा, ये डिपेंड्स ऑन द पाथ, पाथ पर क्या करेगा, ये पाथ डिपेंडेंट होता है, आपने कितना ट्रेवल करा है कितना नहीं करा है इसके ऊपर डिपेंड करा है, कहां कहां रुके हो, कहां कहां पे आपने गपशप करी है, ये सब चीजों पर डिपेंड करता है। जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूं, अगर आपके जो पापा हैं उनने आपको कोई काम दिया तो उन्हें बस ये मतलब है कि तुमने काम किया है, तुम पहुंच गए थे अच्छे से और तुम आ गए हो वापस अच्छे से, बस इतना ही पूछेंगे। अब ठीक है, तो वो क्या हो गए आपके स्टेट फंक्शन। जैसे कि मम्मी हो गई, मम्मी ने पूछा अच्छा उधर गए थे
किन किन लोगों से मिले, अच्छा उनसे हाय बोला कि नहीं बोला वो जो अंकल थे, तो वो जो आपके हो गए, वो आप किसकी बात कर रहे हैं, आप तो खुद सिस्टम हो तो आपकी बात कर रहे हैं सिस्टम में, क्योंकि वो आपसे बात कर रही है तो आप सिस्टम हो गए ना उनके लिए, ठीक है। और बाकी सब चीजें उनके लिए क्या हो गई, सराउंडिंग हो गई। तो उनसे आपसे यही पूछ रहा है, आपने उन सबसे क्या क्या बोला, तो वो जो बात कर रही है, वो जो फंक्शन का बात कर रही है, वो हो जाएगा पाथ फंक्शन। समझ में आ गया, पापा आपके कौन से होगा, स्टेट फंक्शन, और मम्मी आपके कौन से होगा, पाथ फंक्शन। समझ में आया, क्लियर हो गया। तो बस यही सब सारी की सारी चीजें हैं। अब देखो यहां पर एग्जाम्पल क्या क्या होता है, जो पाथ फंक्शन होता है उसमें आता है वर्क और उसमें आती है आपकी हीट, ठीक है। वर्क और दोनों के दोनों आपका क्या आता है, हीट आता है, ये सब आता है। क्यों, क्योंकि हो सकता है जब आप यहां से यहां चले, आप यहां से यहां चले तो आप क्या करा हो, आपने हीट का लॉस करा हो। मेन जो है इसका जो कारण है वो तीन चीजों से होता है। क्यों, क्योंकि जो वर्क है आपका वो दो टाइप से, दो चीजों पर डिपेंड करता है। क्या हो सकता है, या तो वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, ठीक है, या फिर ऑन द सिस्टम। मतलब कि आपसे काम कराया गया या आपके लिए काम करा गया, समझ गए, ठीक है। आपने काम किया, आप सिस्टम हो अभी, ठीक है, आप साइकिल चला रहे हो, आपने काम किया तो वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है, सिस्टम ने काम किया, आपके लिए काम किया, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम। ध्यान से सुनो आप, ठीक, आपको छोटा बच्चा मिला, आपने उसको मार दिया तो वर्क डन बाय द सिस्टम। अब आप पापा के सामने छोटे हो गए, पापा ने आपको मार दिया तो वर्क डन ऑन द सिस्टम। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं। अब हीट में भी तो है, हीट में भी तो तीन चार प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो वो क्या है, देखो हीट जो है वो लॉस हो सकती है तीन तरीके से, कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन। इसलिए ये जो पूरा का पूरा क्या होता है, ये पाथ डिपेंडेंट होते हैं, ठीक। सर अब स्टेट फंक्शन जो है वो क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं आप सभी को उसके एग्जांपल बता देता हूं, ठीक है। देखो जो स्टेट फंक्शन होता है वो होता है आपका डेल एच, मतलब इंथैल्पी। कैसे निकाल सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब H2 माइनस H1। हीट यहां पर जो आप पहुंचे वहां का हीट और यहां का हीट इनिशियल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका H2 माइनस H1, तो आपका हीट डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। यहां पर इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हो U2 माइनस U1, तो डेल यू हो जाएगा आपका, ये क्या जाएगा आपका डेल यू हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपका डेल एच आ जाएगा। आप क्या निकाल सकते हो, गिब्स फ्री एनर्जी निकाल सकते हो डेल जी, तो G2 माइनस G1। आप क्या निकाल सकते हो, टी निकाल सकते हो डेल टी, मतलब T2 माइनस T1, ऐसा, ठीक है। तो आपके जितने भी चीजें होती हैं एच जी पी टी एस, एस क्या होता है, एंट्रोपी होता है, वो अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एस अपना एंट्रोपी होता है, ये सारे के सारे होते हैं आपके स्टेट फंक्शन। समझ में आ गया, ठीक है। तो ध्यान रखना ये सब होता है आपका स्टेट फंक्शन। सिर्फ दो चीजें जो हैं आपका, एक वर्क और एक आपका हीट, ये क्या होते हैं, पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन, ठीक है। बाकी के डेल एस, डेल एच, डेल जी, डेल यू, डेल टी, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन मतलब फाइनल और आपका इनिशियल पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। बस शॉर्ट में लिख लो इसको, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहां पर पाथ में क्या होगा, पूरे का पूरा पाथ जो है, पाथ के ऊपर क्या करेगा, ये डिपेंड करेगा, खत्म। बस इतना ही आपको समझने की जरूरत है, बाकी का जो आएगा वो अपन धीरे धीरे समझते ही जा रहे हैं। समझ में आ गया, ठीक है। तो इसको ही बोलते हैं पाथ फंक्शन, और ये जो है आपका स्टेट फंक्शन, ये मैक्रोस्कोपिक के लिए होता है, मतलब छोटे छोटे ऑब्जेक्ट के लिए भी निकाला जाता है। क्लियर है, ठीक है। तो आपको इसमें इतनी थ्योरी में नहीं घुसना है, बस आपको पता होना चाहिए कि ये जो दोनों हैं वो पाथ डिपेंडेंट होते हैं, बाकी के स्टेट फंक्शन नहीं होते हैं। क्लियर, चलो, क्योंकि ये सिर्फ ये पूछता है आपसे इनमें से कौन सा स्टेट फंक्शन है, ऐसे पूछता है। क्लियर, थ्योरी नहीं पूछता। चलो आगे चलिए, अब अपन ने क्या देख लिया, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, वो क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है, ठीक है, जो कि क्या क्या बताता है कि भैया क्या क्या चेंज हो रहा होगा उनके अंदर, ठीक है, किस किस चीजों पे वो डिपेंड कर रहे होंगे, और हम डिपेंड कर रहे हैं तो हम निकाले कैसे, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दो स्टेट में, ये होता है। चलो अब हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको दिख रहा होगा स्टार, ठीक है। तो दोनों यहाँ पे अच्छे से
कि द ऑपरेशन विच ब्रिंग्स अबाउट द चेंजेस इन द स्टेट ऑफ सिस्टम इज टर्म्ड एज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। मतलब क्या हुआ सर? देखो, कोई भी ऐसी चीज जिसके कारण सिस्टम में चेंज आ रहा है उसको ही अपन क्या बोलेंगे? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। समझ में आ गया? फिर से पढ़ लो। द ऑपरेशन विच ब्रिंग्स, ये ऑपरेशन 4 आपको दिख रहे हैं ये सामने, एक और होता है, ठीक है, जो कि क्या कर सकते हैं? चेंजेस ला सकते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम के अंदर, उसको ही अपन क्या बोलते हैं? उनको ही हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। पहला क्या है? देखो, पहला है हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल मतलब क्या होगा? देखो समझ में ही आ रहा है, आइसो का मतलब तो सेम होता है, सेम यहां पर भी सेम, ठीक है। थर्म मतलब कि टेम्परेचर होता है, मतलब यहां पर टेम्परेचर क्या होगा? वो 0 होगा। टेम्परेचर 0 होगा तो क्या चेंज आएगा वो बताना है। टेम्परेचर देखो 0 हो गया है, ठीक है। तो अगर अपन ग्राफ बनाना चाहें, एक मैं ग्राफ ड्रॉ करूं ऐसा, ठीक है, P वर्सेस V का। अब ये बताओ वो कौन सा लॉ था जिसमें PV में जब मैं ग्राफ बना रहा था और टेम्परेचर कांस्टेंट था, ठीक है, तो ग्राफ कैसे आता था? ग्राफ कैसे आता था? ऐसे आता था, ठीक है। तो ये किसका बन रहा है? आइसोथर्म का बन रहा है। बॉयल्स लॉ याद आ गया होगा सबको, ठीक है। क्या होता है? देखो, PV इज इक्वल टू पूरा का पूरा NRT होता है। T तो वैसे ही 0 है और N और R तो कांस्टेंट होते हैं, तो PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। चलिए, बढ़िया है कि नहीं बढ़िया? अब देखो, अब अगर मैं ऐसा बनाना चाहूं तो क्या बनेगा? देखो, P और T का बनाना चाहूं ग्राफ, P और T का, ठीक है, ये बनाना सीख जाओ तो सब सीख जाओगे। P और T का अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं, टेम्परेचर वैसे ही कांस्टेंट, तो कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, ये सीधी की सीधी लाइन खींच देना सीधा। क्या दिक्कत है? समझ में आ गया? क्लियर? चलिए अब अपन थोड़ा और आगे चलते हैं। अब अगर मैं बनाना चाहूं T वर्सेस V का ग्राफ, T वर्सेस V का ग्राफ, तो वो क्या बनेगा? सीधा ऐसे बनेगा, देखो ऐसे बनेगा। क्लियर है? सही जा रहा है? तो ऐसे बन जाएगा, या फिर इसको उल्टा भी कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा? अगर मैं इसको V को नीचे ले लूं, T को इधर ले लूं, तो सेम ग्राफ बन जाएगा। क्लियर है? ये कौन सी प्रोसेस हो गई हमारी? आइसोथर्मल प्रोसेस। मतलब वो प्रोसेस जहां पर टेम्परेचर आपका सेम रहेगा, मतलब 0 रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर? चलिए आगे। अब है आइसोबारिक प्रोसेस। फिर से लिख लेते हैं इसको, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबार मतलब क्या होता है? देखो, बार तो आप सभी को पता है कि ये टेम्परेचर प्रेशर की यूनिट होती है। बार क्या होती है? प्रेशर की यूनिट होती है। आइसो मतलब सेम, मतलब यहां पर क्या होगा? प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। तो P इज इक्वल टू मैं 0 लेके चलता हूं। क्लियर? समझ में आ गया? तो अब किस किस के बीच में मैं ग्राफ को बना सकता हूं? तो देखो, यहां पर मैं बनाऊंगा, यहां पर y एक्सिस में ले रहा हूं मैं, यहां पर V और यहां पर T। ध्यान से देखो, V और T लिया है मैंने, ठीक है। तो अब जरा बताओ, क्योंकि आइडियल गैस की बात चल रही है, यहां पर आइडियल गैस की ही बात करते हैं अपन। P इज इक्वल टू NRT होता है। V क्या है अपना? V तो अपन को निकालना है, V y एक्सिस है, तो NR डिवाइडेड बाय T अपॉन क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। P कांस्टेंट, N कांस्टेंट, R कांस्टेंट, ठीक है। तो y इज इक्वल टू mx जैसा दिख रहा है आपको, ठीक है। तो कैसे बनेगा? स्ट्रेट लाइन बना दो ऐसा, ये आपका ग्राफ बन जाएगा। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बिल्कुल मत घबराओ। देखो अब आ जाओ आगे। अब अगर मैं बनाना चाहूं कैसा, इसमें किसका बनाया था? P और T का बनाया था। यहां पर अपन बना के देख लेते। देखो, ये हो गया आपका V है, ठीक है, और ये T है। तो अब मैं बनाना चाहूं ऐसा V और P और V का बना दूं, तो क्या बनेगा? देखो, प्रेशर तो कांस्टेंट है तो सीधा बना दो, प्रेशर कांस्टेंट है तो सीधा बना दो। क्लियर है? ठीक है। तो आपको ऐसे ग्राफ समझ में आएंगे, ऐसे ग्राफ आपको मिलेंगे। अब जो इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पूछ लेता है कभी कभी साइक्लिक प्रोसेस के अंदर, ठीक है, कि बताओ इन सब ग्राफ का नाम क्या होगा, वो मैं साइक्लिक प्रोसेस में बताऊंगा वैसे आपको, लेकिन यहां पर भी देख लो, ठीक है। अगर मैं एक और ग्राफ बनाना चाहूं, कौन सा बनाऊं मैं? यहां पर आइसोकोरिक, आइसोचोरिक भी बोलते हैं, कोरिक भी बोलते हैं, जैसा आपको बोलना चाहो, ठीक है। आइसोकोरिक प्रोसेस, यहां पर क्या होगा? इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम जो है आपका वो क्या हो गया? 0 हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो अपन निकाल से सकते हैं, किसके? निकाल लो जरा, P और T का ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। P और T का, P और T का, तो फिर से रख दो यहां पे। देखो, PV इज इक्वल टू NRT है, तो अभी P नीचे गया था, V को नीचे कर दो, तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? Y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो ये भी सीधे ग्राफ ऐसे दिखेगा आपको, ठीक है, ऐसे ही जाने को देखेगा। ऐसे ही आपको सारे के सारे ग्राफ बनाने। अब अगर V और T का बनाना चाहूं मैं, ठीक है, तो देखो क्या बन जाएगा? V और T का बनाऊं तो सीधी सीधी लाइन चली जाएगी। क्यों? क्योंकि V तो पूरा का पूरा कांस्टेंट है,
समझ में आ गया आप सभी को? बस ऐसे आपको समझना है। अब कभी कभी ये पूछ लेगा आपसे, 2 पॉइंट देगा। कैसे 2 पॉइंट देगा? ऐसे, एक देगा ऊपर साइड, एक देगा नीचे साइड। ठीक है, यहां पर लिख देगा ए, यहां पर लिख देगा बी। ठीक है, तो वो लिखेगा इन दिस ग्राफ V वर्सेस T ग्राफ। ठीक है, जब आपका क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो A एंड B रिस्पेक्टिवली आर। ठीक है, तो क्या पूछेगा वो? यहां पे एक्सपेंशन पूछेगा वो, और एक पूछेगा आपसे कंप्रेशन। इसका मतलब तो आप समझ गए होंगे, एक्सपेंशन मतलब कि बढ़ रहा है, कंप्रेशन मतलब कि कम हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, एरो देख लेना ना, एरो में क्या है, अगर कोई चीज ऊपर जा रही है तो वो क्या रही होगी, वो बढ़ ही रही होगी। ठीक है, तो ए आपका क्या होगा, यहां पर एक्सपांस होगा, मतलब बढ़ेगा। बी क्या होगा आपका, कंप्रेस होगा, तो इसको मैं नीचे लिख दूंगा। जो भी एरो ऊपर जाते देखे या फिर आगे जाते देखे तो वहां पर एक्सपांशन हो रहा होगा, और जो भी नीचे आते देखे तो वहां पर क्या होगा, कंप्रेशन हो रहा होगा। क्लियर? समझ में आया? ठीक है, तो आप सभी को ये वाले ग्राफ पता होने चाहिए। ठीक है, एक ओवरऑल ग्राफ आपको अभी मैं जस्ट बताता हूं 1 मिनट के अंदर। इसको लिखना चाहो लिखो, एडियाबैटिक समझ लो, मगर एडियाबैटिक का मतलब अभी देखा था, Q क्या होता है, 0 हो जाएगा। जो Q क्या है, अब यहां पर सर हीट को अपन Q से सपोज करते, मतलब अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये अपना हीट जो है वो 0 हो जाएगा। क्लियर? बाकी सबका सब आपका सेम रहेगा। क्लियर है? ठीक है, चलो इसको लिखो, फिर अपन आगे चलते। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं एक ग्राफ को लेके। ठीक है, तो अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं ऐसा, ठीक है, ये देखो, ये मैं ग्राफ बना रहा हूं, ये हो गई बाय एक्सिस, बाय एक्सिस नहीं, और ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस। ठीक है, यहां पर हमारा प्रेशर पड़ा हुआ है, यहां पर हमारा वॉल्यूम पड़ा हुआ है, मतलब हमने लिया हुआ है, पड़ा नहीं हुआ है। ठीक है, देखो अब अगर मैं आपको ग्राफ बनाऊं और एक ऐसा ग्राफ बनाऊं, देखो एक नीचे आ रहा है, एक सीधा जा रहा है, और एक ऐसा है, और एक आपका जा रहा है कुछ ऐसा, और मैं इन सबको नाम दे दूं, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। ठीक है, ये सीधा जा रहा है, ये ऐसा जा रहा है, ये ऐसा जा रहा है, और ये नीचे आ रहा है। ठीक है, चलो अब मैं आपसे पूछूं कि A वाला ग्राफ, B वाला ग्राफ, C वाला ग्राफ और D वाला ग्राफ क्या क्या है। आपके सामने ये सब है, मैच द कॉलम मान लो इसको। ठीक है, ABCD के सामने बनाना है, तो कैसे बनाओगे? ठीक है, तो थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसको बिल्कुल बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस में ना बिल्कुल टाइम नहीं देना। ये जो क्वेश्चंस है ना आप सभी के लिए एकदम टाइम बचाने वाले क्वेश्चन, जस्ट दिख रहा है आपको डायरेक्ट कैसा, ये जो देख रहे हो आप कि यहां पे अगर मैं इसको O मानूं, इसको मैं O मान लूं, ठीक है, बीच वाले पॉइंट को जहां से चालू हो रहा है, तो O से A तक सीधी लाइन जा रही है, और सीधी किसके रिस्पेक्टिव में जा रही है, P के रिस्पेक्टिव में जा रही है। P के रिस्पेक्टिव में सीधी लाइन जा रही है, देख रहे हो, सीधा जा रहा है। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इसको मैं बोलूंगा आइसोबारिक प्रोसेस। क्लियर है ना? ठीक है, अभी देखा था P वर्सेस B में, P जब कांस्टेंट है सीधा जा रहा था, है ना। चलो अब देखो, ये जो B है, अब B कब जा रहा होगा, ऐसा वाला ग्राफ कब बनता है, तब बनता है जब आपका टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और P और V होता है, तो आइसोथर्मल ग्राफ होगा ये, आइसोथर्मल प्रोसेस। सही चल रहा हूं मैं? ठीक है, जहां गलत चलूं बिल्कुल आप बता देना मेरे को। ठीक है, चलो अब O से लेके अगर C की बात करूं तो यहां पर क्या हो रहा है, ये बस थोड़ा सा आपको नहीं पता होगा, ये होता है आपका एडियाबैटिक प्रोसेस होती है ये। मतलब यहां पर क्या होगा, Q इज इक्वल टू, मतलब हीट क्या हो रहा है, नहीं हो रही होगी ट्रांसफर। यहां पर क्या होगा, टेम्परेचर क्या हो गया होगा, 0 हो गया होगा। यहां पर आइसोबार में क्या हो गया होगा, प्रेशर 0 हो गया होगा। ठीक है, तो डेल P लगा लेना भाई सब जगह पर। क्लियर? चलें आगे, चलो अब आगे। अब यहां पर ये जो प्रोसेस आई O से लेके D तक, वो क्या होगी आपकी, देखो यहां पर वॉल्यूम बहुत खतरनाक तरीके से गिर रहा है, सीधा गिर रहा है, मतलब क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या है आपका, ये हो जाएगा आपका आइसोकोरिक प्रोसेस। मतलब क्या होगा, डेल V इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब 0। मजा आया? ठीक है, तो एक ही ग्राफ में हमने सब देख लिया। ठीक है, अब यहां पर अगर तुमसे वो क्वेश्चन पूछना चाहा, ठीक है, एरो बना दिया कि यहां पर एक्सपांशन हो रहा है या फिर कंप्रेशन हो रहा है, तो क्या बोलोगे, ये देखो आगे जा रहा है, ये आगे जा रहा है, ये आगे जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, बस ये नीचे आ रहा है,
ठीक है। तो जो नीचे आ रहा है वहां पे क्या हो रहा होगा, वहां पर कंप्रेशन हो रहा है, बाकी सारे के में क्या होगा, आपका कंप्रेशन होगा, बाकी सब में एक्सपांशन होगा। क्या बोल रहे हो सर, ये नीचे आओगे तो कंप्रेशन होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो, तो ये वाला जो ग्राफ था ये आपका पूरा ओवरऑल सब चीजें बताता है। ये किस किस के बीच में था, आपका P और V के बीच में था, ठीक है, जो कि यहां पर छुप चुका है। चलें आगे, अब आगे चलते हैं। यहां पर जो है आपका साइक्लिक प्रोसेस, ये क्या कहती है, साइक्लिक प्रोसेस, यहां पर ध्यान से सुनना, यहां पर अपन ने ना तो अपन ने एंड पॉइंट देखा था, ना अपन ने फाइनल पॉइंट की बात करी थी, लेकिन जो साइक्लिक प्रोसेस है उसमें क्या रहता है, उसमें आपका जहां से ग्राफ चालू हो रहा है मतलब एंड पॉइंट, जहां से ग्राफ चालू हो रहा होगा मतलब आपका इनिशियल पॉइंट और आपका एंड पॉइंट, एंड आपका एंड पॉइंट, दोनों के दोनों क्या होते हैं, सेम ही होते हैं, सेम जगह से होते हैं, मतलब जहां से शुरू वहीं पे खत्म, ठीक है, जहां से शुरू वहीं से खत्म। चलो ठीक है, इससे गाना भी है, मेरे को तो गाना याद आ गया, ठीक है। अब देखो, ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट, ये हो गया सी, ये हो गया डी। अब देखो प्रोसेस यहां से चली, बी तक गई, बी से सी तक गई, फिर डी, फिर ए, समझ रहे हो, मतलब जहां से शुरू हुआ वहीं पे आके उसने खत्म कर दिया, ठीक है। और ये कहां से चला, एकदम लूप में चला, ऐसी ही प्रोसेस ऐसी 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 घूमती रहेगी, ठीक है। तो क्या होगा, ये पहले यहां जाएगी, ठीक है, और फिर क्या होगा, फिर वो यहां आएगी, फिर इधर आएगी, फिर इधर आएगी, और वो ऐसे ही ऐसे चलते रहेगी, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं यहां पर अपन, साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। ए से बी, बी से सी से डी और डी से ए। क्या ऐसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा वो आपसे, मैं बताता हूं क्या पूछेगा, ठीक है। यहां पर क्या बोला है, एंड और आपका इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट सेम होना चाहिए और वो लूप होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है एक बार होके उसने पाथ बदल लिया, ठीक है, बहुत टाइप से हो सकता है। क्लियर, समझ में आ गया ना। अब इसमें क्या क्या पूछ सकता है कि यहां पर आपसे पूछेगा ए और बी में क्या हो रहा है, ठीक है, बी और सी में क्या हो रहा है, सी और डी में क्या हो रहा है, डी और ए में क्या हो रहा है, ऐसे पूछेगा वो आपसे, ठीक है। ये ग्राफ किस किस के बीच में होता है, प्रेशर, ये होता है आपका प्रेशर, और यहां पर ये होता है आपका वॉल्यूम के बीच में, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में आपका ग्राफ होता है, ठीक है। ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, ऐसा मतलब ये सीधा जाएगा। अब ध्यान से सुनो, यहां पर हमको दिख रहा है प्रेशर में ए और बी सीधे लाइन जा रहे हैं, तो मैं क्या बोल सकता हूं, अब एक्सपांशन और आपको कंप्रेशन बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ए और बी ये क्या हो जाएगा, आइसोबारिक एक्सपांशन, मतलब बढ़ रहा होगा, ठीक है, समझ गए। चलो क्लियर। अब नीचे आओ, बी और सी में क्या हो रहा होगा, देखो नीचे आ रहा है तो मैं लिखूंगा आइसोकोरिक कंप्रेशन, ठीक है। अब देखो सी और डी में क्या हो रहा होगा, फिर से देखो सीधी लाइन है, सीधी लाइन है तो क्या लगा दोगे, फिर से आइसोबारिक। यहां पर अब देखो उल्टा आ रहा है, इस साइड आ रहा है, इस साइड आ रहा है, ठीक, उस साइड नहीं जा रहा है, उस साइड जाएगा तो प्लस, इस साइड जाएगा तो नेगेटिव, मतलब प्लस मतलब बढ़ेगा, उधर इधर कम होगा, तो ये क्या जाएगा, कंप्रेशन, ठीक है। चलो अब देखो डी ए में मतलब वो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है मतलब क्या हो रहा है, वहां पे उसका एक्सपांशन हो रहा है, तो ये हो जाएगा आइसोबारिक, आइसोबारिक नहीं होगा, ये आइसोकोरिक होगा सर, आइसोकोरिक एक्सपांशन, समझ गए। मतलब देखो कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, समझ पा रहे हो, कभी बढ़ा, कभी कम हुआ, कभी कम हुआ, कभी बढ़ गया, तो ऐसा हो रहा है, मतलब ये पूरा लूप में चल रहा है भाई, ये बढ़ रहा है, छोटा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ये सब चीजें चल रही है, इसको ही अपन बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। अब जरूरी नहीं आपको सीधा ऐसे ही दिख जाए, गोल भी बना देगा वो, कैसे भी बना देगा वो, समझ गए। क्लियर, ट्रायंगल भी बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है, कैसे नहीं बन सकता है, क्लियर, ठीक है। तो ये होता है आपका साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है, समझ में आ गया इतना। चलिए फिर अपन इसको इतना लिखना चाहो उसको लिखो, फिर अपन आगे चलते हैं। देखो थर्मोडायनेमिक मतलब एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब एनर्जी कौन सी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए वो है इंटरनल एनर्जी, ठीक है। इंटरनल एनर्जी होती क्या है तो उसके बारे में देख लेते। देखो हम आप सभी जानते हैं कि इफ आर केमिकल सिस्टम लूजिंग और गेनिंग एनर्जी वी नीड टू इंट्रोड्यूस अ क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम।
क्या ये क्या बोलना चाह रहे हैं, देखो अगर ये सिस्टम है आपका, देखो ये जो बीकर है एक सिस्टम है, ठीक है, अगर ये लूज कर रहा है अपनी एनर्जी या फिर गेन कर रहा है, तो हमको पता कैसे चले, तो हमें एक ना एक क्वांटिटी तो इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी सिस्टम के लिए, ठीक है। तो वो क्या होती है, अब आपका जो लूज है सिस्टम कैसे कैसे लूज कर सकता है, गेन कर सकता है, वो इन द फॉर्म ऑफ कर सकता है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में कर सकता है वो, ठीक है, समझ में आ गया। अब और क्या क्या हो सकता है आपका, मैकेनिकल हो सकता है, मैकेनिकल एनर्जी भी हो सकती है, और हो सकती है वो आपकी कौन सी, देखो इलेक्ट्रिकल हो गई यहां पर हो गई, और एक हो सकता है आपका पीवी वॉल्यूम एक वर्क होता है वो वाला, ऐसे होता है, ठीक है। मतलब बहुत टाइप्स हैं ऐसे जिसमें क्या हो सकता है, बहुत एनर्जी जो है वो लूज हो सकती है या गेन हो सकती है, ठीक है। तो अब आपका टोटल इंटरनल एनर्जी होती क्या है, मतलब एनर्जी क्या होती है, द सम ऑफ ऑल दीज इज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, मतलब अगर मैं इस सब का सम कर दूं जितनी भी टाइप की एनर्जीज होती हैं, ठीक है, तो इन शॉर्ट में ऐसे लिखता हूं कि आपका टोटल इंटरनल जो एनर्जी है वो क्या होता है, अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी ले लूं प्लस काइनेटिक एनर्जी ले लूं, ठीक है, प्लस और जितनी भी टाइप की एनर्जी है, ठीक है, जितना भी आपको टाइप का एनर्जी होती है उन सब को मैं उठा लूं, ठीक है, उन सब को मैं उठा लूं, तो वही होती है आपकी कौन सी, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम उसको ही बोला जाता है। अब इसको डिनोटेड किससे करते हैं, डिनोट करते हैं अपन इसको यू से, समझ में आ गया। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फिर से पढ़ लो, इफ अ सिस्टम लूजिंग और गेनिंग एनर्जी, ठीक है, अब वो लूज कर रहा है गेन कर रहा है, तो आपको एक क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। वो क्वांटिटी क्या बताएगी, रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम में क्या हो सकता है भाई, उसमें हो सकता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, और भी टाइप की एनर्जीज हो सकती हैं उसके अंदर, क्लियर है, समझ में आ गया। अब उन सब का, ठीक है, द सम ऑफ ऑल दीज एनर्जी, जितना टोटल एनर्जी के अंदर है उनका कर दोगे तो इन थर्मोडायनेमिक उसी को अपन क्या बोल देते हैं, इंटरनल एनर्जी, ठीक है, उसी को अपन डिनोट करते हैं यू से, समझ में आ गया, काफी ज्यादा इजी था। चलो ठीक है, अब यहां पर विच में बी चेंज, आपका जो इंटरनल एनर्जी है ये चेंज कैसे कैसे हो सकता है, तीन टाइप है, कैसे, व्हेन हीट पासेस इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम, अब हीट आ रही हो सिस्टम के साइड या फिर यहां से जा रही हो, दो तरीके हो सकते हैं, ठीक है, जा रही हो या फिर आ रही हो, ठीक है। चलो एक तरीका होगा कि इंटरनल एनर्जी ऐसे चेंज हो सकती है, दूसरा क्या है, व्हेन वर्क इज डन और बाय द सिस्टम, मतलब क्या बोल रहा है, यहां पर ये सिस्टम वर्क करे किसी के ऊपर या फिर इसके ऊपर वर्क हो, तब भी आपकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आ सकता है, ठीक है। अभी एग्जांपल देके मैं बताऊंगा, उसमें घबराना नहीं, क्योंकि इसके बाद मैं वही आपको डिटेल में कराऊंगा। देखो, व्हेन मैटर एंटर और लीव द बॉडी, अब इसके अंदर मैटर एंटर कर रहा हो या यहां से निकल रहा हो सिस्टम के अंदर से, तो इस तीनों टाइप से आपका क्या चेंज हो सकता है, इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती है, क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। अब यहां पर अपना मेन जो है आपको ज्यादा फोकस करना है वो करना है आपको हीट पर, ठीक है, हीट पर ज्यादा फोकस करना है और आपको वर्क पर करना है, ठीक है, इतना समझ में आ गया है। तो फिर अपन जल्दी से हीट पर चलते हैं, लिखना चाहो उसको लिखो, फिर अपन आगे चलते हैं। चलो उम्मीद है ये वाला लिख लिया होगा। अब अपन हीट के बारे में देखते हैं। देखो हीट में क्या क्या हो सकता है, ध्यान से देखना, हीट तो सबको पता है, हीट मतलब गर्माहट। अब देखो, अब हमारे पास दो चीजें हैं, दो कंडीशन है, एक तो हमारा ये आपको जो रेड दिख रहा है ये सिस्टम है, और बाकी का ये क्या है आपका सराउंडिंग है, ठीक है। तो क्या हो सकता है, दो कंडीशन लग सकते हैं, ठीक है। तो केस वन, जब सिस्टम के पास ज्यादा एनर्जी हो, मतलब आपका जो सिस्टम है, ये सिस्टम है, इसके पास ज्यादा हीट हो, ऐसा, ठीक है। किससे ज्यादा हो, सराउंडिंग से, सराउंडिंग के पास क्या है अभी कम है, ये सराउंडिंग है आपकी, इसके पास अगर हीट क्या है कम हो, तो क्या होगा, देखो कोई भी चीज है इक्विलिब्रियम वो क्या करना चाहता है, अटेन करना चाहता है। तो यहां पर क्या होगा, ध्यान से देखना, ये सिस्टम के पास क्योंकि ज्यादा हीट है, तो ये बेटा क्या करेगा, सिस्टम जो है बाहर अपना हीट का ट्रांसफर करेगा, क्या करेगा, ये अपना बाहर हीट को रिलीज करेगा। तो मैं बोल सकता हूं ये क्या कर रहा है, हीट को रिलीज कर रहा है, हीट क्या कर रहा है, ये रिलीज कर रहा है, समझ में आ गया। चलो अब इसका उल्टा भी हो सकता है, केस नंबर 2, ठीक है, केस 2, यहां पर क्या हो सकता है भाई, यहां पर हम बोलेंगे कि अगर सिस्टम की एनर्जी या फिर हीट जो है वो कम हो और सराउंडिंग की आपको जो हो, सराउंडिंग की जो एनर्जी है या फिर हीट जो है वो ज्यादा हो, तो यहां पर क्या होगा भाई, तो यहां पर जो सराउंडिंग से वो क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ऐसा,
ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। तो दो चीजें हो सकती हैं क्या, एक तो सिस्टम खुद गर्म हो और बाहर सराउंडिंग में क्या हो, आपका गर्माहट हो, क्लियर, मतलब वहां ठंडा हो। अब यहाँ पे देखो दो तरीके समझ लो ना तुम, विंटर और समर का सीजन समझ लो। आप अभी एसी में बैठे हो, ठीक है, तो आप अभी ठंडे हो, क्लियर है, और बाहर बहुत तपती गर्मी पड़ रही है, जैसे अभी पड़ रही, ठीक है, गर्मी पड़ रही, तो क्या होगा, जैसे ही आप बाहर निकलोगे या फिर दरवाजा खोल दोगे तो बाहर की जो एयर है वो अंदर आएगी, ठीक है, बाहर की जो एयर है वो अंदर आएगी, मतलब क्या करना चाह रहा है, वो इक्विलिब्रियम अटेन करना चाह रहा है, क्योंकि यहाँ ठंडा है वहां गर्म है, तो गर्म की तरफ से वो ठंडे के साइड क्या आएगा, वहां पर फ्लो होगा। समझ में आ गया, ठीक है। तो वहां पर क्या हो रहा है, वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। सिस्टम अगर ठंडा है तो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, और अगर सिस्टम ही गर्म है, यहां पर बहुत ज्यादा गर्माहट है और बाहर क्या है, आपका ठंड पड़ रही है, तो क्या करेगा, सिस्टम हीट देगा। समझ पा रहे हो, हीट यहां पर क्या है, अब देखो कम है तो यहां पर सराउंडिंग जो है यहां पर इसको हीट देगी, ठीक है। इसको एग्जांपल समझ लो, यहां पर समर चल रहा है, ये समर है, ठीक है, और यहां पर आप किस में बैठे हो, एसी में बैठे हुए हो, ठीक। यहां पर समझ लो कि यहां पर आपका क्या चल रहा है, यहां पर विंटर चल रहा है, और आप अभी इसमें हीटर में बैठे हो, तो अब खुद समझ लो कंडीशन क्या होने वाली। तो हीटर में बैठे हो तो ये आप गर्म हो ना, तो आप बाहर सराउंडिंग को क्या दोगे, एनर्जी दोगे, हीट रिलीज करोगे, ठीक। जब भी आप बाहर जाओगे तो हीट आपके बॉडी से रिलीज होगी। वहीं पे अगर आप अभी क्या हो, ठंडे पे हो, ठीक है, और आप गर्म में जा रहे हो, तो आपकी जो हीट क्या करेगी, वो एब्जॉर्ब करेगी। समझ में आ गया, ठीक है। तो हीट को हम कैसे डिनोट करते हैं, जैसे हम इंटरनल एनर्जी को यू से करते थे, हीट को हम करते हैं क्यू से। और आप ध्यान से सुनना, Q अगर मतलब आपका जो हीट है अगर रिलीज हो रही है तो Q मतलब लेस देन क्या है, जीरो है। समझ में आ गया, Q क्या है, लेस देन जीरो है। और अगर हीट आपकी एब्जॉर्ब हो गई है तो Q क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। बस ये आप ध्यान रखेंगे, Q ग्रेटर देन जीरो है, मतलब ये क्या हो जाएगा, फिर ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया, ठीक। तो ये बोलना चाह रहा था मैं। अब यहां पर भी देखो, क्योंकि सिस्टम दे रहा है इसीलिए नेगेटिव, क्योंकि सिस्टम के ऊपर हो रहा है इसीलिए पॉजिटिव। समझ में आ गया, क्लियर। तो ये अपना हीट के बारे में था। अब दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है वर्क के ऊपर। ध्यान से समझ में, ये वाला तो पूरा क्लियर हो गया होगा आपके मेरे ख्याल से, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या होता है, वर्क के ऊपर। वर्क क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है, मैंने क्या बोला, सिस्टम और सराउंडिंग आपस में इक्विलिब्रियम अटेन करना चाहते हैं। वो कैसे करेंगे भाई, वो क्या करेंगे, एनर्जी को जरा वो करना चाहेंगे, क्या, एनर्जी के फॉर्म में वो इक्विलिब्रियम जनरेट करना चाहते हैं। क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। अब एनर्जी के फॉर्म में करेंगे तो यहां पर कुछ ना कुछ वर्क होता है, कुछ ना कुछ वर्क होता है, ठीक है। आप समझ में आएगा। देखो वर्क हो सकता है तीन टाइप से, अभी देखा हमने। एक हो सकता है आपका मैकेनिकल वर्क हो सकता है, ठीक है। एक हो सकता है आपका इलेक्ट्रिकल वर्क हो सकता है, ठीक है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, वो हो सकता है आपका प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ये सब हो सकते हैं, ठीक है। सर कैसे होते होंगे ये बता दो एक बार, तो ध्यान से सुनो। यहां पर एनर्जी अभी के बारे में अपन को पढ़ना है, एनर्जी के इसके ऊपर स्टडी चल रही है, वर्क कैसे होता है वो। अब मैकेनिकल की बात करता हूं मैं, कि यहां पर आपका रखा हुआ है H2O, खाली रखा हुआ है, एडियाबैटिक वॉल्स हैं, तो यहां पर हीट का ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूं, इसके अंदर पेडल डाल दूं, ऐसा पेडल समझ रहे हो, जो रोटेट करेगा, इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, पेडल्स डाल दिए। तो मैं यहाँ पे एक व्हील टाइप का बना देता हूं, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। ये मैंने बना दिया व्हील ऐसे, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही मैंने व्हील डाल दिया, पेडल डाल दिया, तो ये क्या करेगा बेटा, रोटेट करेगा, ये रोटेट करेगा। और रोटेट करेगा अगर, तो यहां पर क्या होगा, वर्क डन होगा, जिसके कारण इसके अभी ये फालतू बैठा था, कोई भी हीट एनर्जी नहीं थी इसके पास, इंटरनल एनर्जी कम थी। जैसे ही मैंने वर्क डन किया, यहां पर इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, जिसके कारण हम क्या बोलेंगे कि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है हमारा मैकेनिकल वर्क। क्यों, हमने क्योंकि डाला। समझ में आ गया, ठीक है। तो हमने एनर्जी को चेंज किया, और किसके, जब हमने खुद मैकेनिकल किया, मतलब हमने खुद चीजें डाली उसके अंदर, पेडल डाला। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये तुम्हारा एक हो गया। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिकल में क्या है, इमल्सन रॉड डाल दो। इमल्सन रॉड डाल दोगे तो अंदर की एनर्जी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो वो आपका कौन सा है, वो है आपका इलेक्ट्रिकल।
क्लियर, यहां तक तो सबको समझ में आ गया होगा। अब इंपॉर्टेंट वाला है, वो है आपका पीवी वर्क। ठीक है, पीवी वर्क। अब इसको समझने की बात है, बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो देखो, प्रेशर वॉल्यूम, ये क्या है आपका, पी मतलब प्रेशर, वी मतलब है आपका वॉल्यूम, और वर्क मतलब वर्क होता है। वर्क को शो कैसे करते हैं हम, डब्ल्यू से हम इसको शो करते हैं, डब्ल्यू से। ठीक है, अब ध्यान से देखते रहना, बस बहुत ध्यान से देखते रहना। क्या है, अगर एक आपके पास सिलेंडर पड़ा हुआ है, एक सिस्टम है, ध्यान से सुनना, एक सिस्टम है, ठीक है, इसके अंदर भरी हुई है एक आइडियल गैस, इसके अंदर एक भरी हुई है आइडियल गैस, ध्यान से देखते रहो अब। ठीक है, अब क्या हो, ध्यान से सुनो, देखो प्रेशर वॉल्यूम है हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब एक सिलेंडर है, सिलेंडर है जिसके अंदर क्या भरा हुआ है भाई, यहां पर भरा हुआ है आइडियल गैस। आइडियल गैस तो है, लेकिन यहां पर प्रेशर डिफरेंस भी है, और यहां पर आपको क्या मिल जाए, प्रेशर डिफरेंस मिल जाए। किस किस के बीच में, सिस्टम के बीच में और आपका सराउंडिंग के बीच में, सराउंडिंग के बीच में। चलो अब इनके एग्जाम्पल अपन थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं। कैसे, मान लेके चलते हैं कि सराउंडिंग जो आपका रेड जो दिख रहा है, ये सराउंडिंग है। ठीक है, तो ये जो है आपका जो सराउंडिंग, इसका प्रेशर अगर ज्यादा है, ठीक है, और आपका जो सिस्टम है जिसके अंदर क्या भरी हुई है, आइडियल गैस, तो इसको मैं नाम दे रहा हूं सिस्टम, ये इसका प्रेशर कम है, तो प्रेशर डिफरेंस आ गया, देखो ज्यादा कम प्रेशर डिफरेंस आ गया। अब ध्यान से देखना, तो क्या होगा, ये सराउंडिंग इसके ऊपर प्रेशर लगाएगी, और अगर कोई हमारे सिस्टम के ऊपर वर्क करता है, ठीक है, तो जैसे ही ये प्रेशर लगाएगी तो क्या होगा, कुछ ना कुछ लेंथ में चेंज आएगा, क्योंकि फोर्स भी लग रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, वहां पर वर्क डन हो रहा है। तो आप सभी को पता होगा एकदम बेसिक सी चीज की, वर्क क्या होता है, वर्क होता है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, यही होता है ना, सही कह रहा हूं। अब देखो, अगर बाहर हमारा प्रेशर डिफरेंस है, बाहर हमारा प्रेशर डिफरेंस है, तो यहां पर क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा, प्रेशर लगेगा तो मतलब कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, और अगर फोर्स लग रहा है तो वहां पर एरिया में चेंज आएगा, डिस्प्लेसमेंट होगी। अब ध्यान से देखो, अगर सराउंडिंग प्रेशर लगाएगी हमारे सिस्टम के ऊपर, तो मतलब हमारा वर्क डन हो रहा है सिस्टम के ऊपर। ठीक है, तो यार दो चीजें हो सकती हैं आपका, या तो दो क्या होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऐसे। सर एक चीज तो समझ में आ गई कि अगर सराउंडिंग कर रही है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है। ठीक है, अब वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा, चलो भाई दूसरा केस देख लेते हैं। दूसरा केस क्या है कि अगर सराउंडिंग का प्रेशर कम है, अगर आपका सराउंडिंग का प्रेशर कम है, ठीक है, ये आपका कम है, और सिस्टम का प्रेशर ज्यादा है, सिस्टम का प्रेशर ज्यादा है, तो क्या होगा, ये जो है आइडियल गैस बाहर साइड क्या करेगा, इसको पुश करेगा। मतलब आइडियल गैस क्या होगा, अब एक्सपांड होना चालू होगा, एक्सपांशन होगा, उधर बढ़ जाएगी आइडियल गैस, जितने वॉल्यूम में थी उससे ज्यादा वॉल्यूम में आ जाएगी। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, हमारा सिस्टम जो है सराउंडिंग के ऊपर काम कर रहा है, उसको पुश कर रहा है, तो मतलब अब क्या हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो फैल रहा है, वो खुद से काम कर रहा है, क्योंकि सामने वाले में तो अभी ताकत ही नहीं बची है, उसका प्रेशर वैसे ही कम है। ठीक है, तो वो हो जाएगा वर्क डन बाय द सिस्टम। और अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो W इज लेस देन 0 होता है, तो वर्क क्या हो जाता है आपका, नेगेटिव हो जाता है, ऐसा। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम, मतलब सिस्टम कमजोर है, बाहर से आपको प्रेशर देना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है, सिस्टम बस खाली बैठा हुआ है ऐसे करके। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा कि वर्क जो है यहां पर, अब क्या, यहां पर हो जाएगा ग्रेटर देन 0, समझ में आ गया। तो इसको मैं लिखूंगा कि वर्क जो है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, इतनी बेसिक चीजें आपको बस पता होनी चाहिए। क्लियर, समझ में आ गया। अब जो वर्क डन है, पीवी जो है आपका, ये जो पीवी है ये दो टाइप से होता है, एक होता है आपका रिवर्सिबल, ठीक है, एक होता है आपका इरिवर्सिबल। ठीक है, दो टाइप से ये सब चीजें होती हैं। क्लियर हो गया यहां तक सभी को मेरे ख्याल से। तो
ठीक है, चलो एक बार और बता देता हूं। मैकेनिकल क्या होता है, जैसे कि आपने पेडल डाला, जो फालतू पड़ा हुआ था, आपने टोटल एनर्जी उसकी बढ़ा दी, इंटरनल एनर्जी उसकी बढ़ा दी, तो वो मैकेनिकल हो गया। इमल्शन रॉड डाल दो तो इलेक्ट्रिकल हो गया। इंपॉर्टेंट क्या है, पीवी। अब अगर कोई सिस्टम है उसके अंदर भरी हुई है आइडियल गैस, ठीक है, आइडियल गैस। अब सराउंडिंग और सिस्टम में अगर प्रेशर डिफरेंस है, ठीक है, तो इसको ऐसे समझो, सिस्टम अगर अभी कमजोर है और बाहर का जो क्या है वो पावरफुल है, तो क्या करेगा, पावरफुल सिस्टम के ऊपर काम करेगा, पावरफुल सिस्टम के ऊपर काम करेगा। ठीक है, तो सिस्टम के ऊपर अगर काम कर रहा है तो वर्क डन इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए काम हो रहा है, उसकी केयरिंग हो रही है। ठीक है, अब सुनो, अगर बाहर वाला कमजोर है और सिस्टम ताकतवर है तो सिस्टम उसके लिए काम कर रहा है, तो हमारे सिस्टम को काम करना पड़ रहा है, हमारे राजा को काम करना पड़ रहा है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। क्लियर है, इसमें इतना ही था। अब मैं आपको समझाता हूं इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल। ये अगर आपको समझ में आ गया तो आप समझ लीजिए कि आधे से ज्यादा क्वेश्चन आप कर जाओगे। ठीक है, चलते हैं आगे, इसको लिखो। चलिए अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में होता क्या होगा। ठीक है, देखो वर्क की ही बात चल रही है, यहाँ पे आपको बहुत सिंपली समझ में आ जाएगा कि हम मान लेते हैं कि आपका जो बाहर से जो प्रेशर लग रहा है, जो प्रेशर एक्सटर्नल बोल सकता हूं मैं, ठीक है, वो आपका कांस्टेंट है। ठीक है, एक कांस्टेंट प्रेशर लग रहा है बाहर से। देखो दो चीजें हैं, एक आपको ये दिख रहा है, एक आपको ये दिख रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जैसे ही आपने प्रेशर एक्सटर्नल लगाया तो इसका इनिशियल ये हो गया। ठीक है, यहां पर इनिशियल क्या है, जो VI हो गया, ये आपका वॉल्यूम जो है इनिशियल ये है। ठीक है, इसके अंदर भरा क्या हुआ है, हमारी सबसे फेवरेट गैस, जो कि होती ही नहीं है। ठीक है, जो हमें पसंद होता है वो मिलता ही नहीं है। ठीक है, वो होता ही नहीं है, तो आपके इसके अंदर भरी हुई है, वैसे ही अपनी आइडल गैस है, आइडल गैस भी हमें मिलती ही नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर जो भरी हुई है वो है आइडियल गैस। अब ध्यान से देखते रहना। ठीक है, ये आपकी आइडियल गैस हो गई। अब ध्यान से देखो। ठीक है, यहां पर प्रेशर आपने एक्सटर्नल लगाया, जो प्रेशर एक्सटर्नल होता है हम उसको लेके चलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, हम एक ही टाइप का प्रेशर लगाते हैं भाई। चलो, तो क्या होगा सर, तो प्रेशर जब एक्सटर्नल लगाया तो VI ये था इसका इनिशियली। अब क्योंकि हमने ये भी देखा है, ये भी मानते हैं हम कि जो प्रेशर एक्सटर्नल है, ठीक है, वो काफी ज्यादा कम है, किससे, काफी ज्यादा कम है वो प्रेशर इंटरनल से। मतलब कि जो आपने कांस्टेंट जो प्रेशर लिया वो क्या है, वो काफी ज्यादा कम है प्रेशर इंटरनल से। ठीक है, ये L है बेटा, मतलब कि जो गैस लगा रही है इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका प्रेशर इंटरनल। ये काफी ज्यादा क्या है, कम है, तो क्या होगा, देखो अब क्योंकि प्रेशर जो आ रहा है वो कम है और अंदर का ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, पिस्टन को बाहर साइड पुश करेगा। ठीक है, तो यहां पर आपको ऐसा कुछ मोशन देखने को मिलेगा बाहर साइड। तो हम देखो, अब ध्यान से देखते रहना, हमारा ये जो आइडियल गैस है ये क्या है, ये हमारे लिए सिस्टम है, ये हमारे लिए सिस्टम है। क्लियर हो गया, ये हमारे लिए सिस्टम। तो जैसे ही ये बाहर पुश कर रहा है, मतलब हमारा काम कौन कर रहा है, हमारा काम कर रहा है सिस्टम। क्यों, क्योंकि पिस्टन ने तो कुछ काम ही नहीं कर पाया भाई, वो तो बहुत छोटा है। ठीक, तो हमारा काम कर रहा है सिस्टम। तो अब आप सभी जानते हैं जो वर्क डन आएगा, अगर इसका मैं निकालूं तो जो वर्क डन आएगा वो आना चाहिए नेगेटिव। ठीक है, चलो धीरे धीरे अपन सब क्लियर करते जा रहे हैं। अब ध्यान से देखते रहना, वर्क हमारा कर रहा है सिस्टम और हमारा आइडल गैस क्या हो रहा है, बाहर साइड पुश होते जा रहे हैं। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि यहां पर क्योंकि ये सब चीजें हो रहा है, इसके कारण जो है गैस क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है। गैस हो रही है हमारी एक्सपेंड, मतलब एक्सपांशन हो रहा है गैस का, एक्सपांशन ऑफ गैस हमें देखने को मिल रहा है। क्लियर, ठीक है, तो अब भाई एक काम करो, वर्क डन निकाल लेते हैं। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, देखो, वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो हम सभी जानते हैं कि फोर्स तो अपना क्या है, यहां पर हम प्रेशर के टर्म में ले रहे हैं। ठीक है, और फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, देखो, फोर्स इज इक्वल टू होता है प्रेशर, प्रेशर डिवाइडेड बाय एरिया। मतलब कितने एरिया पर कितना प्रेशर लग रहा है, वही तो फोर्स होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब यहां से अगर मैं निकालना चाहूं इसकी वैल्यू, ठीक है, तो अब ये लिखा हुआ है उल्टा, ये लिखा हुआ है उल्टा। ठीक है, देखो हमारा जो प्रेशर होता है वो क्या, जो फोर्स होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है प्रेशर। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो ये नहीं होगा भाई, हमें किसके टर्म में चाहिए, फोर्स के टर्म में। ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया, ये हो जाएगा। समझ में आ गया।
ठीक है, अब फिर से सुन लो, प्रेशर क्या होता है, पर्टिकुलर एरिया पे जो तुम फोर्स लगा रहे हो वही आपका प्रेशर होता है। तो ये अपन ने लिख दिया इज इक्वल टू, ठीक, समझ में आ गया। चलिए अपन आगे चलते हैं। देखो जैसे ही आपने क्या किया, फोर्स लग रहा है बाहर साइड, तो यहां पर आपको कुछ ना कुछ तो लेंथ में चेंज मिलेगा। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं एल, कुछ चेंज आया इसमें, ठीक है। ए क्या है हमारा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, यहां पर लग रहा है, तो ये हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जहां पर प्रेशर लग रहा है तो वही तो फोर्स हो गया। चलो ठीक है, मतलब अब ध्यान से देखते रहना, यहां पर हो गया कुछ डिस्प्लेसमेंट, वी आई से आ गया है वी एफ। क्यों आ गया सर, क्योंकि जो आपकी आइडल गैस है वो बाहर साइड क्या कर रही है, आपको पुश कर रही है, ठीक है। क्यों, प्रेशर लगा रही है अंदर से, पी इंटरनल ज्यादा है इसलिए, ठीक है। तो अब मैं इसको लिख सकता हूं एक और फॉर्म में, यहां पर इसको मैं वैल्यू को पुट करूंगा, ये इक्वेशन नंबर सेकंड दे देता हूं, ये 1 दे देता हूं, ठीक है। तो 1 में मैं सेकंड को पुट कर रहा हूं, देखो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, P इंटू ए, P इंटू ए इंटू एल। एल क्या है हमारा, इतना डिस्प्लेस हुआ ना, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, इतना ही हुआ, ठीक है। तो उसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं एल, ऐसा। क्लियर है, यहां तक सभी को क्लियर है, ठीक है। तो प्रेशर अपन किसकी बात कर रहे हैं, प्रेशर एक्सटर्नल की, तो रख दो W इज इक्वल टू, ये हो जाएगा P एक्सटर्नल इंटू ए इंटू एल, एरिया इंटू लेंथ को मैं क्या लिख सकता हूं, वॉल्यूम, और जो कि क्या हो रहा है, चेंज इन वॉल्यूम। सर डेल क्यों लगा है, डेल का मतलब होता है चेंज, ठीक है। क्यों लिखा, क्योंकि देखो पहले वी आई था, अब वी एफ है, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको एक और तरीके से कि W इज इक्वल टू होता है P एक्सटर्नल इंटू, ठीक है, इंटू वी एफ माइनस वी आई भी मैं लिखना चाहूं तो ये कोई गलत नहीं है, ठीक है। अब आपका देखो फॉर्मूला बनने वाला है, क्योंकि वर्क हमारा कौन कर रहा है, सिस्टम, वर्क हमारा कर रहा है सिस्टम, तो वर्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो बस अब यहां से आप एक इक्वेशन बना लो, सबसे इंपॉर्टेंट, W इज इक्वल टू होता है माइनस P एक्सटर्नल डेल V, ठीक है। और याद रखना ये वाला जो आपको फॉर्मूला है ये आधे से ज्यादा न्यूमेरिकल कराएगा आपके थर्मोडायनामिक में, ठीक है। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे बोलूंगा ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। आप देखेंगे जब मैं पीवाई को आपको कराऊंगा तो उसमें काफी ज्यादा बार ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब एक चीज और, कब कब यूज हो रहा है, पहला चीज तो आपका इसमें प्रेशर क्या है, देखो कांस्टेंट है, ये क्या कर दिया सर, ठीक है। तो पेन सेलेक्ट कर लो सर, इसको ना भूलें, प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। अब अगर प्रेशर कांस्टेंट है, वो बढ़ रहा घट रहा बिल्कुल नहीं है, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, अगर एक बार धक्का दे दिया तो दे दिया, समझ पाए। अगर इंटरनल एनर्जी उसने एक बार जो इंटरनल प्रेशर है वो धक्का दे दिया तो दे दिया, प्रेशर तो आप बाहर का बढ़ा नहीं रहे हो, चीटिंग मत करना, ठीक है। तो वो तो कांस्टेंट है, तो मैं इसको बोल सकता हूं कि ये जो हो रहा है एक्सपांशन ये इररिवर्सिबल है। क्या बोल सकता हूं, ये इररिवर्सिबल है, इररिवर्सिबल है ये वाली प्रोसेस, समझ में आ गया, क्लियर। तो आपको बस ऐसे याद रखना है, क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। बस आपको इतना समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर ये वाला जो फॉर्मूला आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये प्रोसेस इररिवर्सिबल है क्योंकि प्रेशर बाहर का कांस्टेंट है, तो अंदर का ही बस लगा पाएगा, तो वापस जो है वो वापस अपनी पोजीशन में नहीं आ पाएगा, वापस अपनी पोजीशन में नहीं आ पाएगा मतलब रिवर्सिबल नहीं है। अगर इलास्टिक को मारोगे, ठीक है, तो वो जैसे का तैसा हो जाएगा, लेकिन आप सीमेंट को मारोगे तो वो शेप ले लेगा, ठीक है। तो वो इररिवर्सिबल हो गया सीमेंट, और आपका इलास्टिक क्या होगा, रिवर्सिबल हो गया, ठीक है। तो बस आप इतना लिखें, फिर अपन उसके बारे में एक और बात करेंगे रिवर्सिबल के बारे में, जिसमें से पिछली बार एक इक्वेशन पूछी थी, सिर्फ उसका फॉर्मूला पूछ लिया गया था, ठीक है। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, इतना लिखो जब तक। देखो अब बहुत ही इजी सा टॉपिक है, आप बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहां पर अपन बात कर रहे हैं, अभी अपन ने किस में देखा, रिवर्सिबल में देखा, ठीक है, मतलब इररिवर्सिबल में देखा, अब रिवर्सिबल में देखेंगे। तो अब मैं क्या करूं, ध्यान से देखना, इसके ऊपर ना मैं थोड़ी सी सैंड रख दूं ऐसे, अगर मैं इस पिस्टन के ऊपर सैंड रख दूं और मैं मान लूं कि पिस्टन का ज्यादा वजन है ही नहीं, ठीक है, यहां पर आपकी सैंड रखी हुई है दोनों के ऊपर, तो अब ध्यान से देखते रहना मैं क्या करूं, ठीक है। ये जो आपका इनिशियल फेज है मान के चलते हैं, ठीक है, ये वाला इनिशियल फेज, अब मैं क्या करूं, इसके ऊपर सैंड एक एक और बढ़ाते जाऊं, क्या हो जाएगा, एक एक और बढ़ाते जाऊं, मतलब जो प्रेशर है वो थोड़ा बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, हम ये मान के चलते हैं कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस है, जो रिवर्सिबल प्रोसेस है आपकी, उसमें जो प्रेशर है, अब ये खुद बताओ, एक रेत का दाना या फिर एक सैंड का दाना,
ठीक है, या फिर मैं मान लूं कि शक्कर, चावल का दाना इतना सा, वो कितना ही प्रेशर लगा पाएगा, वो तो बहुत छोटे छोटे लगा पाएगा। और अगर आप उसमें एक दाना डालते जा रहे हो तो प्रेशर कैसे बढ़ेगा, वो भी एकदम छोटू सा बढ़ेगा, छोटा छोटा बढ़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस में प्रेशर जो है वो चेंज तो होता है, जो प्रेशर जो है वो चेंज तो होता है, लेकिन इनफाइनाइट स्टेप में होता है। मतलब कि वो इतना छोटा होता है, इतना कम प्रेशर चेंज होता है कि हम उसको किसके बराबर मान लेते हैं, लगभग ना के बराबर। ठीक है, लगभग अपन उसको ना के बराबर मानते हैं। तो अब ध्यान से देखना। ठीक है, अब हम सभी जानते हैं कि इसके अंदर हमारी भरी हुई है आइडियल गैस। हमारी क्या भरी हुई है इसके अंदर, आइडियल गैस, ये रही। ठीक है, ये भी क्या करेगी बेटा, ये भी तो प्रेशर लगाएगी, ये भी क्या करेगी, ये भी तो प्रेशर लगाएगी ना। तो ये जो प्रेशर है हम क्या मान के चलते हैं, ये वाला जो प्रेशर है, प्रेशर ऑफ गैस, जो प्रेशर ऑफ गैस है ये काफी ज्यादा है जब आप प्रेशर लगा रहे हो एक्सटर्नली प्रेशर जो है उससे काफी ज्यादा है। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं। अब ध्यान से देखते रहना, मैं क्या बोल रहा हूं कि सैंड के पार्टिकल को मैं धीरे धीरे करके बढ़ाते जा रहा हूं। तो मैंने यहां पर क्या बोल दिया कि जो प्रेशर है अब कांस्टेंट नहीं है, अब कांस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है, वहां पर तो अपन ने कांस्टेंट ले लिया था, लेकिन यहां पर क्या कर रहा हूं मैं, सैंड के पार्टिकल को जोड़ते जा रहा हूं ना, और जोड़ते जा रहा हूं तो भारीपना तो बढ़ेगा, और भारीपना अगर बढ़ गया तो उसी को तो अपन बोलते हैं ना कि प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, वो धीरे धीरे हैवी होते जाएगा, इसलिए अपन क्या कहते हैं कि प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। चलो, तो अब क्या देख रहे हैं हम कि प्रेशर जो है ऑफ गैस, इंटरनल प्रेशर जो है वो काफी ज्यादा है। ठीक है, किससे, आपका जो प्रेशर लगा रहा है सैंड या फिर कुछ भी चीज उससे। क्लियर, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, जब आप टोटल प्रेशर काउंट करना चाहोगे, जब आप टोटल वर्क डन निकालना चाहोगे, ठीक है, तो टोटल वर्क डन क्या आएगा, वो आएगा समेशन ऑफ पी एक्सटर्नल डेल वी, ये आएगा आपका माइनस समेशन ऑफ पी एक्सटर्नल डेल वी। ठीक है, तो अपन क्या निकाल रहे हैं, टोटल वर्क डन, ऐसे आएगा। ये क्यों किया क्या सर, क्योंकि जितना ज्यादा प्रेशर है, जितने बार लगाओगे तुम, क्योंकि प्रेशर तो बार बार चेंज हो रहा है तो आपकी वैल्यू भी बार बार आएगी। तो अगर आपको वर्क डन निकालना है तो समेशन ऑफ पी एक्सटर्नल कर दो तो आपका ये आ जाएगा। समझ में आ गया इतना। ठीक है, अब यहां से लॉजिक चालू होता है, क्योंकि प्रेशर जो है वो बहुत ही ज्यादा छोटा है, प्रेशर जो है वो बहुत ही ज्यादा ना के बराबर है, तो आपका जो वॉल्यूम होगा वो भी क्या होगा, वो भी ना के बराबर होगा। ठीक है, तो आपका ध्यान से देखना, जो प्रेशर है वो क्या है, ना के बराबर है, ना के बराबर है। ठीक है, तो यहां पर अगर जो आपका वॉल्यूम में चेंज आएगा, चेंज इन वॉल्यूम भी क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम भी क्या होगा, वेरी 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 स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल होगा। समझ गए, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, डीवी लिख सकता हूं, कोई भी छोटी चीज को अपन डी से बता देते हैं। ठीक है, तो डीवी लिख सकता हूं। देखो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टोटल वॉल्यूम, मतलब टोटल वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल, ठीक है, डीवी। और आपका यहां पे वॉल्यूम जो है वो चेंज कैसे हो रहा है, चेंज इन वॉल्यूम को हम निकालते हैं वी फाइनल माइनस वी इनिशियल से। मतलब आप चले कहां से होगे, पहले आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, वी इनिशियल, मतलब ये जो होगा आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा ये वाला वी आई। ठीक है, और आप कहां पे आ गए हो, एट लास्ट आप आ गए हो वी एफ पर। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो कोई भी छोटी चीज अगर अपन को कैलकुलेट करना रहता है तो हम करते क्या यार, इंटीग्रेशन करते, तो इसका करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इंटीग्रेशन करो तो W इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस पी एक्सटर्नल, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं पी एक्सटर्नल, ठीक है, डीवी, ऐसा। क्लियर है, कहां से कहां तक, जब हम वी आई पे थे तब से और वी एफ पर पहुंच गए तब तक। क्लियर, समझ में आ गया। अब यहां पे लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा, क्यों, ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूं पी एक्सटर्नल हमारा बहुत ज्यादा छोटा है, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, दो कंडीशन बनेगी। तो कभी कभी क्या होगा कि जो आपका पी एक्सटर्नल है वो क्या होगा, पी इंटरनल से वो थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर दे देगा, मतलब कि चेंज इन प्रेशर क्या है, थोड़ा सा ज्यादा होगा। मतलब ध्यान से सुनो, यहां पर अगर मैंने क्या किया, थोड़ा सा डाल दिया इसके अंदर क्या, सैंड, एक और सैंड डाल दी, तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि वो एक सैंड जो है वो क्या बढ़ा दे, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा दे, चेंज इन प्रेशर क्या हो उसका, डीपी थोड़ा ज्यादा हो।
अब ध्यान से सुनो, दूसरी कंडीशन ये हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि हम मान के चलते हैं जो पी एक्सटर्नल है, कभी कभी ये हो सकता है कि कभी कभी क्या रिवर्सिबल की बात है ना, तो ये जो आइडियल गैस है जितना चेंज हुआ होगा प्रेशर, क्योंकि रिवर्सिबल है तो वापस अपनी पोजीशन में जाना चाहेगा, वो उतना ही प्रेशर अपने साइड से लगा दे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, पी आई माइनस डीपी हो जाएगा। समझ में आ गया, मतलब दोनों के दोनों एक ही प्रेशर लगा रहे हैं, बहुत स्मॉल प्रेशर, वो अपना क्या है डीपी है। ये क्या है हमारा प्रेशर, चेंज इन प्रेशर लिख देता हूं चलो आपके लिए, चेंज इन प्रेशर दोनों साइड से है ये। चेंज इन प्रेशर कहां कहां से, आपका एक तो आइडियल गैस लगा रही है जो ऊपर साइड, ठीक है, जो आप पुश कर रही है एक्सटर्नल प्रेशर को, और आप जब सैंड डालते जा रहे हो जो एक्सटर्नल प्रेशर आप लगा रहे हो वो पुश कर रहा है आइडियल गैस को। तो दो प्रेशर लग रहे हैं बहुत छोटे छोटे, ठीक है, इसलिए अपन क्या बोलते हैं इनफाइनाइट स्टेप में होता है। ठीक है, ये इनफाइनाइट स्टेप में ये हो रहा है, बहुत ज्यादा स्टेप में हो रहा है। ठीक है, तो चेंज क्या है आपका डीपी। तो अब ओवरऑल इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आप अगर कहो तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू हो जाएगा पी आई प्लस माइनस डीपी, प्लस माइनस डीपी ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, तो देखो अब मैं यहां पर पुट कर रहा हूं वैल्यू की W इज इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा आपके पास वी आई से लेके वी एफ। ठीक है, पी एक्सटर्नल की जगह पे पुट कर सकता हूं पी आई प्लस माइनस डीपी इंटू बाहर क्या चला जाएगा डीवी। ठीक है, इसको जरा इंटू कराओ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो W इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस बाहर, ठीक है, वी आई से लेके वी एफ। ठीक है, ये हो गया आपका पी आई डीवी प्लस माइनस डीपी डीवी, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम का जो है चेंज है, चेंज इन प्रेशर और जो वॉल्यूम है वो इतना स्मॉल है, इतना स्मॉल है कि हम इसको क्या कर देते हैं नेग्लेक्ट, हम इसको कर देते हैं नेग्लेक्ट। तो इसको पूरा ही हटा दो, बच क्या गया आपके पास W इज इक्वल टू माइनस वी आई से लेके वी एफ, ठीक है, पी आई और डीवी, बस ये बच गया। अब देखना अच्छे से, ठीक है, इतना लिख लेना चाहो इसको इतना लिखो, फिर अपन इसको सॉल्व करते हैं P इज इक्वल टू एनआरटी से। अपनी जो इक्वेशन है वो निकल के यहां तक आ चुकी है। ठीक है, अपन को सॉल्व करना है यहाँ पर। ये जो इक्वेशन अपनी निकल के आई क्या है, देखो यहां पर W इज इक्वल टू हमारा आ चुका है इज इक्वल टू माइनस वी आई से चले थे वी एफ तक हम गए, क्या आ गया देखो, फिर आ गया तुम्हारा पी आई और डीपी डीवी, ये आ गया, ये इक्वेशन बनी थी ना। ठीक है, अब देखो हम सभी जानते हैं फॉर आइडियल गैस की बात चले ना, ये अपना इक्वेशन कौन सी आइडियल गैस के लिए, तो पीवी इज इक्वल टू क्या है NRT होता है। ठीक है, तो अगर फॉर मोल इज इक्वल टू 1 की बात करूं, 1 मोल के लिए चलो, तो ये क्या हो जाएगा पीवी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका RT। ठीक है, और हम लेके भी क्या चल रहे हैं अंदर आइडियल गैस। ठीक है, तो मैं इसको लिख रहा हूं जो PI है वो क्या हो जाएगा RT डिवाइडेड बाय V, ऐसा ये हो गया। ठीक है, अब सारी वैल्यूज को मैं यहां पर पुट कर रहा हूं, तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस वी आई वी एफ। ठीक है, और ये हो जाएगा पी आई की जगह पे पुट कर रहा हूं आर टी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और ये हो जाएगा आपका डीवी, खत्म। अब पूरा सॉल्व हो गया। कैसे करेंगे, आर टी हम सबको पता है कांस्टेंट होता है, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा बाहर बाहर माइनस आर टी। ठीक है, और इसको चेंज कर लो वी आई 1 अपॉन वी डीवी, ये आ गया। अब यहां पर इंटीग्रेशन बस करना है। ठीक है, ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया, इसको तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। जब इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास आएगा W इज इक्वल टू माइनस आर टी, ठीक है, माइनस आर टी एल एन, ठीक है, एल एन वी एफ अपॉन वी आई, ये आएगा। ठीक है, अब ये बन गई हमारी इक्वेशन, और इसको मैं सॉल्व करना चाहूं, इसको मैं हटाऊं तो W इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2.303 आर टी, ठीक है, लॉग वी एफ अपॉन वी आई, ये आ जाएगा हमारे पास एक इक्वेशन। ठीक है, फॉर प्रेशर की टर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे, प्रेशर जो है वो इनवर्सली होता है ना इसके वॉल्यूम के, या फिर मैं बोल सकता हूं वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली होता है प्रेशर के, दोनों एक ही बात है। तो W इज इक्वल टू क्या जाएगा एक और माइनस 2.303। अगर मोल 1 नहीं है तो n लगाना पड़ेगा, और अगर 1 है तो फिर ये इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो आर टी लॉग, ये हो जाएगा आपका पी आई अपॉन पी एफ, क्योंकि उल्टा होता है।
ठीक है, प्रेशर इनवर्सली होता है तो 1/PI हो जाएगा, 1/PF हो जाएगा, 1/PI हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो इंटू हो जाएगा। ठीक है, वो अब इतनी मैथ्स तो आप सभी जान गए होगे, इतना फिजिक्स का कैलकुलेशन कर रहे होगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, मैं बता दे रहा हूं। ये वाला क्वेश्चन जो है ये डायरेक्ट आया था, उसने कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछा, उसने डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करवा दिया था ये वाला कि भैया फॉर्मूला बता दो होता क्या है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा डराइव करके बता दिया कैसे कैसे हुआ था। तो एक बार और बता देता हूं, देखो क्या क्या हुआ। ये जो है आपको अगर मैं एक ग्राफ के तौर पे बताऊं, यहां पर एक ग्राफ बना देता हूं ऐसा। ठीक है, पीवी का ग्राफ बना रहा हूं। क्या हो रहा है, प्रेशर हर एक चीज पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब यहां पर प्रेशर कुछ यूं था, फिर यहां पर कुछ यूं हो गया, फिर यहां पर कुछ यूं हो गया, फिर यहां पर कुछ यूं हो गया। ठीक है, तो हर एक पॉइंट पर ये हो गया आपका इनिशियल प्रेशर, ठीक है VF, और ये हो गया आपका फाइनल प्रेशर। देखो यहां पे दिख रहा है P और V का बन रहा है। तो प्रेशर जो है हर एक पॉइंट पर चेंज होते जा रहा है, और अगर प्रेशर चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम भी क्या होगा, थोड़ा 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 करके चेंज होते जाएगा। समझ में आ गया इतना? ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, जैसे ही ये चेंज हो रहा है तो मैं इसको मान लेता हूं कि जो प्रेशर ऑफ गैस है वो काफी ज्यादा है। प्रेशर जो आप एक्सटर्नली दे रहे हो, क्योंकि एक्सटर्नली हम क्या दे रहे हैं, बस रेत के पार्टिकल डालते जा रहे हैं, और रेत कितना ही प्रेशर लगा पाएगी। इसलिए अपन बोलते हैं कि जो रेत का प्रेशर, जो सैंड का प्रेशर है वो काफी ज्यादा कम है किससे, अंदर के प्रेशर से। तो हम क्या बोलेंगे कि जो है इसको मैं लिखूंगा कि P गैस है वो ग्रेटर 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 देन है P एक्सटर्नल से, जो हमारा एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है उससे। ठीक है, तो देखो P टोटल क्या हो जाएगा, आप अगर समेशन करोगे हर एक पॉइंट पे प्रेशर और वॉल्यूम का, ठीक है, तो वो क्या जाएगा, आपका टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो अपन ने वही निकाला है, तो ये आ गया। अब ध्यान से देखना, क्योंकि प्रेशर लग रहा है छोटू सा, तो डीवी भी क्या होगा, छोटू सा चेंज होगा। तो मैं इसमें बोल सकता हूं प्रेशर छोटा सा चेंज हुआ, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इनिशियल माइनस डीपी हो गया। प्रेशर अगर वापस करेगा, गैस जो है वो वापस लगाएगी उसके ऊपर, क्योंकि रिवर्सिबल चल रहा है। जितना आपका सैंड प्रेशर लगाएगा उतना ही तो आपका कौन सा लगाएगा, यहां पर गैस प्रेशर लगाएगी, तभी तो यहां पर क्या होगा, रिवर्सिबिलिटी जनरेट हो पाएगी। वरना अगर सैंड का प्रेशर ज्यादा है और गैस का कम है तो वो तो इरिवर्सिबल हो जाएगा ना। जो आपका पिस्टन है वो अगर यहां से चला था यहां तक, तो उसको वापस यहां पर आना पड़ेगा, तभी अपन उसको रिवर्सिबल बोलते हैं। ठीक है, देखो अगर उसने डीपी प्रेशर लगाया होगा तो उसको डीपी माइनस भी तो करना पड़ेगा। तो यही हुआ है, मतलब प्लस माइनस डीपी वहां पर चलता ही रहेगा, प्लस माइनस डीपी चलता रहेगा। अपन ने पी एक्सटर्नल की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी, फिर हमको पता है डीपी और डीवी मतलब चेंज इन प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम इतना ज्यादा छोटा है, इतना ज्यादा छोटा है कि अपन ने उसे नेग्लेक्ट कर दिया, ये पूरा चला गया, बच गया पीआई और डीवी। और पीआई की वैल्यू हमने कहां से निकाल ली, पी इज इक्वल टू एनआरटी से, यहां से। और मोल अपन ने क्या कर दिया, 1 कर दिया। और अगर मोल 1 नहीं है तो आपको यहां पर एन पुट करना पड़ेगा। क्लियर है, समझ में आ गया? तो बस आपको ये इक्वेशंस बस ध्यान में रखनी है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। तो ठीक है, मैं इसको भी थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं आप सभी के लिए, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बस इसको याद रख लें एक बार, बाकी तो फिर अपन कर ही रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो बस ये था आपके लिए इंपॉर्टेंट, इसको लिखना चाहो को, फिर अपन आगे चलते हैं। चलो यहाँ पे अपने जो इंपॉर्टेंट टर्म थे वो यहाँ पर आप समाप्त हो चुके हैं। अब आपका जो चालू हो रहा है वो क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वो क्या बोलता है, देखो यहाँ पर वो बोल रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसको ही क्या बोलते हैं, मास ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन यही होता है। ठीक है, तो बस यही है, ये बोल रहा है कि भैया एनर्जी जो है वो ना ही बनती है ना ही डिस्ट्रॉय हो पाती है, बस वो यहां से वहां पहुंच जाती है। ठीक है, बस यही होता है आपका। ठीक है, तो एक एग्जांपल मान के चलते हैं कि आपका जो सिस्टम है, ठीक है, उसके पास U1 एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अब अगर उसको कुछ काम करना है, ठीक है, अगर उसको कुछ एनर्जी काम करना है तो क्या लगेगा, एनर्जी लगेगा। तो वो क्या हो जाएगा, देखो वो हो जाएगा U इज इक्वल टू Q। मतलब यू को क्या लग रहा है, एक ना एक हीट चाहिए भाई, उसको कुछ ना कुछ तो एनर्जी चाहिए। ठीक है, अब क्योंकि वो हीट का क्या कर रहा है, काम कर रहा है, उसको एनर्जी मिल चुकी है, तो क्या होगा, कुछ ना कुछ वो वर्क डन करेगा। ठीक है, क्या करेगा, वो कुछ ना कुछ वर्क करेगा, तभी जाके तो क्या होगा, इनिशियल पोजीशन से वो फाइनल पे पहुंच पाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका Q प्लस W, ये हो जाएगा। ठीक
ठीक है, तो जो आपका एक्सप्रेशन बनता है मैथमेटिकली वो क्या होगा, सिस्टम को काम करना था, उसके पास इंटरनल एनर्जी थी, ठीक है, तो उसने क्या किया, हीट को एब्जॉर्ब किया या फिर रिलीज किया, उसके कारण उसके पास क्या हो पाया, वर्क डन हो पाया, उसके कारण उसके पास वर्क डन हो पाया। क्योंकि ये चेंज हो रहा है तो मैं उसको डेल लिखूंगा ऐसा, मतलब क्या लिख सकता हूं, अब देखो अगर मुझे फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन की बात करना है तो क्या हो जाएगा, इनिशियल पोजीशन क्या होगी, ये वाली होगी, जब उसके पास कोई एनर्जी नहीं थी, उसने कुछ काम नहीं करा था तब, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल एनर्जी हो जाएगा, तब उसको क्या, इसके पास एनर्जी है और अब ये काम भी कर सकता है। तो ये क्या हो गया, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, ठीक है, Q प्लस डब्ल्यू होता है। अब ध्यान से देखते रहना, ठीक है, मैंने सारी की सारी चीजें आपको करा दी है, ये आपका मेन एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसमें से Q क्या है, आपकी हीट है, Q क्या है, हीट है, W क्या है, आपका वर्क डन है, W है आपका वर्क डन, समझ में आ गया, सब मैं डेल लगा सकता हूं क्या मैं, बिल्कुल, चेंज हो रहा है, हीट तो चेंज हो सकती है, W क्या होगा, W तो वर्क डन है, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर, अब अपन क्या क्या बात कर लें, थोड़ा सा अपन लॉजिकली बात करके देखते हैं। अगर यहां पर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस हो रही है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो अब ये बताओ कि यहां पर कैसे सॉल्व करोगे, आंसर कैसे निकालोगे, ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं, डायरेक्ट ऐसे लिख के थोड़ी देगा वो, तो कैसे निकालोगे, तो खुद सोचो। आइसोथर्मल अगर रिवर्सिबल हो रही है, ये मैंने ट्रेन चलाई है क्या, तो क्या होगा, आइसोथर्मल है, ठीक है, और रिवर्सिबल है, तो अपन क्या बोलते हैं, डेल यू इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया, डेल यू इज इक्वल टू जीरो हो गया। आइसोथर्मल मतलब कि वहां पर हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, हीट जो है इंटरनल एनर्जी क्या हो गई, वो जीरो हो गई। तो अब क्या हो जाएगा, जो आपका क्यू है यहां पर क्या हो रहा है, रिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब पीवी क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है, पीवी वर्क की बात चल रही है यहां पे, और अपन ने पता है, पढ़ा हुआ है कि पीवी वर्क में हमारा गैस ही बस काम करती है, गैस क्या करती है, जो कि हमारा क्या है, सिस्टम है, यही क्या करता है, वर्क डन करता है, यही करता है हमारा वर्क डन। तो यहां पर ये बताओ, अगर सिस्टम हमारा काम कर रहा है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो W इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं नेगेटिव W, ऐसा लिख सकता हूं, W इज इक्वल टू माइनस W, तो यहां पे मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, अब ध्यान से देखना, ये हो जाएगा आपका 0 इज इक्वल टू Q माइनस W, तो ये क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू W हो जाएगा, क्लियर है। और अब अगर रिवर्सिबल है तो अभी मैंने कराया था, वो वाली इक्वेशन को पुट कर दो, ये क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास माइनस जरूर आता है 2.303 RT log VF अपॉन VI, ठीक है, तो ये क्या आएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास रिवर्सिबली, अगर आइसोथर्मल रिवर्सिबली प्रोसेस अगर हो रही है तो आप ऐसे उसको सॉल्व करोगे, ऐसे इक्वेशन पुट करके, ठीक है। अब अगर आपके पास यहां पर आइसोथर्मल इररिवर्सिबली हो रही है, यहां पर क्या हो रहा है, आइसोथर्मल इररिवर्सिबल हो रहा है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं आइसोथर्मल इररिवर्सिबल प्रोसेस हो रही है, IIP हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो Q इज इक्वल टू, माइनस तो रहेगा ही रहेगा, P एक्सटर्नल डेल V हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, ये वाला तो ऐसे ही था ना, मतलब VF माइनस VI हो जाएगा, अगर ऐसा उसके टर्म में लिखना चाहो तो, क्लियर है, समझ में आ गया, ऐसे वो क्वेश्चन पूछता है। अब एक और पूछ लेगा तुमसे, क्या पूछेगा कि अगर एडियाबैटिक हो रहा है तो क्या होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक अगर प्रोसेस है तो क्या होगा भाई, तो Q जो है हमारा वो 0 हो जाएगा, कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हो पाएगी, यही पढ़ा था हमने, हीट का एक्सचेंज रुक जाता है, स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने, कब, जब मैं बता रहा था आपको एडियाबैटिक प्रोसेस बताई थी, ठीक है, वही वाली। चलो देखो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होगा, Q इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहां पर डायरेक्ट आपको क्या मिलेगा, डेल यू इज इक्वल टू क्या होता है, Q प्लस W होता है, ठीक है, तो डेल यू इज इक्वल टू हो जाएगा आपका सिर्फ W, ये हो जाएगा, क्लियर। और ये माना जाता है कि अगर हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछेगा, ऐसे घुमा फिरा के पूछेगा, आपको रिलेशन पता होगे तो आप खट से ऐसे कर लोगे, क्लियर है, ठीक है। इसको लिखना चाहो लिखो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये आपका है आइसोथर्मल इररिवर्सिबल प्रोसेस, तो IR लिख दे रहा हूं, IIRP,
ठीक है, और ये आपका एडियाबैटिक है जिसमें Q = 0 हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार बोल रहा हूं, ठीक है, इसको लिखो फिर आगे चलते हैं। चलो, तो मैंने आपको कौन कौन सा बता दिया है, एक बता दिया आइसोथर्मल, ठीक है, जिसमें मैंने बताया रिवर्सिबल का, ठीक है, और एक बताया आपको इर्रिवर्सिबल का, ठीक है। दूसरा कौन सा बताया मैंने, एडियाबैटिक, जिसमें आपको सिर्फ याद रखना है Q 0 हो गया, ठीक है। एक और होता है आइसोकोरिक, ठीक है, इसमें क्या होगा, डेल V जो है आपका वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर डेल V 0 हो गया तो खुद बताओ जो वर्क डन है वो 0 हो जाएगा, जो वर्क है वो भी 0 हो जाएगा। मतलब आपको एक्सप्रेशन कैसा मिलेगा, डेल U जो होगा वो सिर्फ Q के इक्वल होगा, ऐसा होगा, QV होगा, बस इसके इक्वल होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अपना जो वर्क डन है, यहां पे देख लो समझ में जाएगा, जो आपका वर्क डन है वो पूरा का पूरा वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर इर्रिवर्सिबल की बात करूं तो ये क्या होगा, यहां पर आपका हो जाता है वो W = -P एक्सटर्नल डेल V, और डेल V तो यहाँ पे 0 है, तो 0 है तो क्या बचेगा, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। सेम इसमें भी होता है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा W = -2.303, ठीक है, लॉग यहाँ पे nRT लिख लेना, nRT, और ये हो जाएगा VF/VI। तो देखो अगर यही 0 हो गया आपका ये वाला तो बचेगा ही नहीं कुछ, ठीक है। इसको एक और टर्म में लिख सकते हैं, कौन से, PI वाले, तो वो लिख लेना, ठीक। तो ये आपके इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं आएंगे, और थ्योरेटिकल आएंगे ही आएंगे, मैं बता देता हूं, कभी ना कभी पूछता ही है वो थ्योरेटिकल, और ग्राफ करके जाइएगा। इसके साथ साथ, इस वाली क्लिप के साथ साथ, इस वाली वीडियो स्लाइड के साथ साथ अपना ये वाला खत्म हो गया है। चलो मेरे साथ साथ आप जरा रिपीट करते चलिए प्रोसेस का, कि आइसोथर्मल में क्या 0, U 0, ठीक है, एडियाबैटिक में क्या 0, Q 0, और यहां पर आपका आइसोकोरिक में क्या 0, आपका वॉल्यूम 0, और अगर आइसोबैरिक हो गया तो प्रेशर 0, ठीक है, मतलब कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। तो बस ये सब चीजों को साथ अपन बस यहां पर अपना ये वाला जो वीडियो है वो खत्म कर दिया है। ग्राफ जो है बार बार बोलते जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, और इंपॉर्टेंट ग्राफ का अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो एक काम करो, जैसे साइक्लिक ग्राफ है उनको स्टडी करना सीखो, और हर एक पॉइंट की स्टडी करो कि यहां से लेके यहां तक क्या होगा, दिमाग में लगा लो, भले वो क्वेश्चन ना पूछे लेकिन रुको, ग्राफ की स्टडी करो, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछता ही पूछता है ग्राफ से, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में तो क्यों नहीं, ज्यादा कुछ था ही नहीं, लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन जैसा ही था, है ना। और आपको बस याद रखना है डेल इज इक्वल टू Q + W होता है। वर्क डन अगर बाय द सिस्टम है, ठीक है, अगर वर्क डन खुद सिस्टम कर रहा है तो -W, और उसके ऊपर हो रहा है तो +W। सेम ऐसा एनर्जी के लिए, अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो ज्यादा है, और अगर दे रहा है तो कम है, मतलब Q जो है >0 से हो जाएगा। क्लियर आपके लिए। यहाँ पर मैंने जो आपको डेरिवेशन कराया वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट है, और आपको पता होना चाहिए इर्रिवर्सिबल में और रिवर्सिबल में क्या होता है, ठीक है, इसलिए मैंने वो आप सभी को बताया। तो बस मेरे साइड से आप सभी के लिए इतना ही था। आप सभी से मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप नेक्स्ट वाले वीडियो में भी आएंगे और नोट्स और कॉपी लेके आएंगे, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को मजा आया होगा, आप कुछ सीख के जा रहे होंगे। अब मैं आपसे मिलूंगा आने वाली वीडियो में, और मैं मिलूंगा वहां लर्नो फ्री है पर बेस्ट जहां। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।